तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को हमने आज डिस्कस करना है। होता क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक? सिंपल ये है कि अगर एक चार्ज रेस्ट की कंडीशन में पड़ा हुआ है तो रेस्ट कंडीशन में पड़े वो उसकी जो स्टडी की जाती है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बहुत सिंपल सी बात है। तो अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक पॉइंट्स के अंदर कि एक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। एक चार्ज कंजर्वेशन भी कर सकता है, मीन के चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा आपने और याद रखना है कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं। क्या मतलब है इसका? क्वांटाइज्ड का मतलब है कि चार्ज की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस एन ई का इंटीग्रल होगी। इट्स मीन कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि मिल्कॉन्स आयल मेथड के जरिए आपको पता है निकाल चुके हैं, जिसकी वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कोलम्ब होती है। तो हमेशा याद रखना है चार्ज इसका इंटीग्रल मल्टीपल हो गया, मतलब एन की वैल्यू या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, इनके बिटवीन नहीं होगी। इसको हम आगे चल के भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद इसकी और प्रॉपर्टी है कि चार्ज हमेशा इनवेरिएंस होता है, मतलब कि इसके अंदर कभी भी वेरिएशन नहीं आती। मसलन कि आप चाहे चार्ज को जितनी मर्जी स्पीड से मूव करवाना शुरू कर दें, कभी भी ये इसके अंदर तब्दीली नहीं आएगी। चार्ज अगर 5 कोलम्ब का किसी बॉडी पर है तो वो 5 कोलम्ब ही रहेगा। हाँ, अलबत्ता एक और कंडीशन है कि अगर आप एक चार्ज को या किसी बॉडी को स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवा दें तो फिर चार्ज डेंसिटी और मैस दोनों में चेंजिंग आ जाएगी। बहरहाल हम यहाँ जो स्टडी कर रहे हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से कम स्पीड की बात कर रहे हैं, वहाँ पर चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद नेक्स्ट है कि एडिशन, चार्ज की एडिशन भी की जा सकती है और चार्ज डिफरेंट चार्जेस पड़े हुए हों और आइसोलेटेड सिस्टम में तमाम चार्जेस को कंबाइन करके, जिस तरह सपोज Q1 Q2 Q3 3 चार्जेस एक जगह पड़े हुए हैं और कहा जाता है कि टोटल चार्ज कितने हैं, तो हम तीनों को ऐड कर लें। ऐड करने के बाद हम कहेंगे इतने चार्जेस पड़े हैं। सपोज 3 4 और 5 हो तो 5 और 4 9 और 3 कितने बन जाएंगे? 12। इट्स मीन हम कहेंगे कि 12 कोलम चार्ज एक जगह पड़ा हुआ है, यानी कि हम चार्जेस की एडिशन भी कर सकते हैं। एनी हाउ ये चंद बेसिक पॉइंट्स है चार्ज के मुतालिक। एक और पॉइंट देखते हैं चार्ज के मुतालिक कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सबसे अहम पॉइंट है। इसमें से बहुत सी एमसीक्यूज पूछी जाती हैं, यानी कि ये एमसीक्यू के हवाले से ये फार्मूला काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है और किस किस तरह की इससे बनती है इसको तो हम डिटेल में देखेंगे, यानी कि हम चार्ज वाले लेक्चर में जब मैं इस पूरे चैप्टर को टॉपिक वाइज एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलूँगा। बस आज के लेक्चर में सिर्फ इतना याद रखें कि इससे डिफरेंट टाइप की जो एमसीक्यूज पूछी जाएंगी वो कुछ यूँ हो सकें। सपोज वो आपको यूँ कह सकते हैं कि एक हमारे पास बॉडी है और एक एटम है या बॉडी है और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लें या उसमें एक इलेक्ट्रॉन को एंटर कर दें। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने या इलेक्ट्रॉन को एंटर करने पर उस बॉडी पर कितना चार्ज आएगा, उसमें आपको वो कौन कौन सी वैल्यूज़ देंगे, वो आपको एन की वैल्यू देंगे। वो बता देंगे आपको कि एन से मुराद नंबर ऑफ चार्जेस हैं। वो बता देंगे आपको कि एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, 2 निकाला है या 3 निकाला है। या फिर वो यूँ भी एमसीक्यू दे सकते हैं, वो आपको कहेंगे एक एटम है उसके ऊपर पर्टिकुलर चार्ज अवेलेबल है, बताएं उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एन की वैल्यू भी निकालना कह सकते हैं। तो Q देकर E की वैल्यू तो कांस्टेंट है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 अंडरस्टूड है, इसके लिए तो कोई टेंशन भी नहीं है। और Q की वैल्यू आपको देकर N वो पूछ सकते हैं। एनी हाउ इस तरह की डिफरेंट एमसीक्यूज पूछी जाती हैं, तो इसको हम डिटेल के अंदर देखेंगे। फिलहाल ये याद रखें कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बन सकती हैं। उसकी डिटेल देखने के लिए आपको अभी 2-3 लेक्चर्स वेट करना होगा, उसके बाद मैं आपको इसके डिटेल में इस टॉपिक से मुतालिक जितनी भी एमसीक्यूज बनती होंगी वो बताऊंगा। नेक्स्ट उसके बाद है कि इसी चार्ज की कौन कौन सी यूनिट क्या होते हैं, एसआई यूनिट, बेस यूनिट और उसकी डायमेंशन क्या है। चार्ज का एसआई यूनिट तो कोलम्ब है और बेस यूनिट एम्पेयर सेकंड है। वो इस तरह I = Q/T, Q = IT और I हमारे पास है एम्पेयर और टाइम एम्पेयर सेकंड मिल जाएगा। और इनकी डायमेंशन ML नहीं होते, इट्स मीन बाकी 2 बच गए हैं। एम्पेयर A की डायमेंशन A आ गई और सेकंड की डायमेंशन टाइम आ गई। नेक्स्ट चलते हैं हम। उसके बाद है कोलम्ब्स लॉ, सबसे अहमियत का हामिल है और ये MD कैट के हवाले से और E कैट के हवाले से भी बड़ा अहम टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम देखते हैं कि कोलम्ब लॉ इज़ आल्सो नोन एज एक्शन एट अ डिस्टेंस लॉ, यानी कि किसी भी डिस्टेंस पर एक्शन
होने वाला लॉ भी कहलाया जा सकता है, इसका एक दूसरा नाम भी अक्सर कहा जाता है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें दो चार्जेस होते हैं Q1 Q2 और उन पर जो फोर्सेस लग रही हैं वो F12 और F21 अवेलेबल हैं। F12 से मुराद ये है कि चार्ज 1 पर Q2 की वजह से लगने वाली फोर्स, और F21 से मुराद चार्ज Q2 पर Q1 की वजह से लगने वाली फोर्स जो कि r डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं। सिमिलरली अगर ये अपोजिट चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरह देखें नीचे अट्रैक्शन शो हो रही है, और अगर ये सेम चार्जेस हैं तो रिपेल कर रहे होंगे। तो इनके में जो फोर्स लग रही होती है उस फोर्स का नाम होता है कूलम्ब फोर्स। इसकी कुछ 3 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो देख लेते हैं जल्दी से। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि कूलम्ब फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगती है। मतलब ये देखें कि ये फोर्स इस तरह अलोंग द लाइन जॉइनिंग लग रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि फोर्स लगे और ये वाला चार्ज ऊपर चला जाए या इधर चला जाए इस तरफ, ये इधर उधर नहीं जाएगा बल्कि बिल्कुल उस लाइन के अक्रॉस स्ट्रेट ही जाएगा। तो यहाँ से पता लगा कि अलोंग द लाइन जॉइनिंग, सो वी कैन से डैट कि कूलम्ब फोर्स एक्ट एट 0 डिग्री एंगल या कूलम्ब फोर्स एक्ट पैरेलली, यानी कि वो पैरेलल पॉइंट ऑफ व्यू से लगती है। उसके बाद कूलम्ब फोर्स हमेशा म्यूचुअल फोर्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। म्यूचुअल फोर्स से क्या मुराद है? म्यूचुअल फोर्स से मुराद ये है कि इसमें से यहाँ से भी बहुत सी MCQs घुमा के पूछते हैं, वो इस तरह से वो आपको कह दें कि ये 5 कूलम्ब का चार्ज है और ये 10 कूलम्ब का चार्ज है, बताएं इनमें से कौन सा ज़्यादा फोर्स लगाएगा? तो लग ऐसा रहा है कि 10 कूलम्ब वाला लगाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, चूँकि ये कूलम्ब फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है, और म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये होता है कि ये उनकी मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। दोनों एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही जितनी फोर्स एक दूसरे पर एग्जर्ट करते हैं, चाहे एक चार्ज कम मैग्नीट्यूड का और दूसरा चार्ज ज़्यादा मैग्नीट्यूड का। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि कूलम्ब फोर्स डिपेंड अपॉन चार्जेस प्रोडक्ट, यानी कि कूलम्ब फोर्स जो है वो यानी चार्जेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है। मसलन कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इनके चार्जेस हैं, इन्हीं चार्जेस के ऊपर डिपेंड करेगी। इनको अगर इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो कूलम्ब फोर्स भी इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर होगी बात ही? तो अब ये 3 बेसिक पॉइंट्स है जो आपने एज एन MCQ याद रखने। उसके बाद है कि अगर फ़िलहाल हमने इन चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम नहीं रखा हुआ, इट्स मीन इनके दरमियान वैक्यूम है, और जब वैक्यूम होगा तो उसके लिए कूलम्ब ने एक फार्मूला ड्राइव किया था, F = K Q1 Q2 over r²। एनी हाउ इसमें K किसके बराबर है? K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बाकी सारा फैक्टर एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ देखें ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ के, और इस जगह पर Q1 Q2 दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड भी सेम होगी। तो अब सिर्फ एक चीज़ चेंज हो सकती है, वो क्या है? R चेंज हो सकता है। इट्स मीन यहाँ से पता लग गया कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, सो वी कैन से डैट कूलम्ब लॉ होल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। इज इट क्लियर? सो अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं कि इस टॉपिक में 2 चीज़ें अवेलेबल हैं, एक है K और दूसरे नंबर पर एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम नेक्स्ट ये देखने वाले हैं कि K की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसका यूनिट क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। फिर हम ये देखेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसका यूनिट क्या है, इसकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। तो अब देखते हैं पहले K 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहले नंबर पर K डिपेंड करता है कि चार्ज के दरमियान मीडियम कौन सा पड़ा है, आया कि उसके अंदर वैक्यूम है, उसके अंदर एयर पड़े, उसके अंदर बैकलाइट पड़ी है, उसके अंदर कोई इंसुलेटर एज अ डाइलेक्ट्रिक पड़ा है, पानी पड़ा हुआ है, क्या चीज़ पड़ी है, इस पे डिपेंड करेगा, और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही फोर्स की वैल्यू आएगी। सिमिलरली ये डिपेंड कर रहा है कि हमने इस फोर्स को किस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में निकाला हुआ, आइदर हमने इसको ऐसे सिस्टम में निकाला हुआ है, क्या हमने इसको MKS सिस्टम में फोर्स को निकाला है, या फिर हमने इसको CGS सिस्टम में निकाला है। ये डिपेंड करेगा कि हमने उसको किस सिस्टम के अंदर इस फोर्स को निकाला है। तो जो सिस्टम भी हम यूज़ करेंगे हर सिस्टम के मुताबिक इसकी K की वैल्यू मुख्तलिफ आएगी। तो इट्स मीन कि K सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर भी डिपेंड करता है कि हमने यूनिट्स का कौन सा सिस्टम इस्तेमाल किया। एनी हाउ नेक्स्ट चलते हैं। तो इनके यूनिट्स की अगर बात करें, ये आपने खुद डिराइव कर लेने हैं, ये जस्ट क्विक रिवीजन में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके K की जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब रेज़्ड पावर -2 है, और अगर हम इसको मज़ीद डिराइव करें तो इसके बेस यूनिट बनते हैं किलोग्राम मीटर क्यूब सेकेंड रेज़्ड पावर -2 एम्पेयर रेज़्ड पावर -2 आ जाएगा। तो ये सेकंड रेज़्ड पावर -4 है।
अच्छा, अब इसकी डिमेंशन निकालनी है, तो डिमेंशन क्या बनेगी, ml³ T⁻⁻⁴ A⁻⁻²। एनी हाउ नेक्स्ट चलते हैं कि अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर⁻⁻²। और अगर इसका यूनिट देखा जाए तो यूनिट भी आपके सामने यहाँ अवेलेबल है कि न्यूटन इनवर्स मीटर⁻⁻² और कूलम स्क्वायर आ गया। और अगर हम इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट करें तो इसका बेस यूनिट है किलोग्राम इनवर्स मीटर⁻⁻³ सेकंड⁻⁴ एम्पेयर स्क्वायर आ जाएगा। और इसी से ये डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, m इनवर्स L⁻⁻³ T⁻⁴ A⁻²। तो ये इसकी डिमेंशन बन गई। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट ये देख रहे हैं कि कॉलम फोर्स का ग्राफ क्या हो सकता है। दो पॉसिबल ग्राफ यहाँ से बन सकते हैं। एक ग्राफ चार्जेस के दरमियान वैल्यू लेते हुए बनाया जा सकता है और दूसरा ग्राफ उनके डिस्टेंसेस के दरमियान बनाया जा सकता है। और डिस्टेंस के ग्राफ भी दो तरह के होते हैं। पहली तरह का जो ग्राफ है हमारे पास वो इस तरह का होगा कि उसके अंदर आपको ये कहा जाएगा कि फोर्स और r² के दरमियान क्या ग्राफ है, यानी कि f और r² में। तो आपको पता है कि f और r² एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इन्वर्स का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ को बढ़ा भी दिया जाए तो दूसरी चीज़ में कमी आएगी, या अगर एक चीज़ को कम कर दिया जाए तो दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी। ये आप ऑलरेडी इन्वर्स का मतलब जानते हैं। इट्स मीन अगर मैं फोर्स को कम करता जाऊं तो r की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इट्स मीन एक्सपोनेंशियल डिकेइंग कर्व नज़र आ रही है। तो इसका जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व देगा। उसके बाद नेक्स्ट दूसरी तरह का ग्राफ यूँ भी आ सकता है। वो आपको यूँ ना कहें कि फोर्स और r² में ग्राफ दें, बल्कि वो आपको कह सकते हैं कि फोर्स और 1/r² के दरमियान ग्राफ दें। तो आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि f r² के तो इन्वर्सली है, लेकिन f 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जब भी डायरेक्टली का साइन आए याद रख लेना है उनके दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना करता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा नीचे होगा या थोड़ा ऊपर होगा। और इस केस के अंदर डिपेंड करेगा प्रोडक्ट की, यानी चार्जेस की प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। मसलन अगर दो चार्जेस मैंने ऐसे लिए हैं, उनको मैंने मल्टीप्लाई किया है और उनकी वैल्यू आ रही है कम। इसके बरक्स दो ऐसे चार्जेस लिए जिनकी मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया और वैल्यू आ रही है ज़्यादा। तो जिनकी मैग्नीट्यूड होगी ज़्यादा उसका ग्राफ स्ट्रेट और थोड़ा ऊपर बनेगा, क्योंकि उससे फोर्स हमें ज़्यादा मिल रही होगी। क्योंकि हमें पता है कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होता है। तो ये Q1 और Q2 प्रोडक्ट के ये डायरेक्टली है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ज़्यादा चार्जेस की प्रोडक्ट वाला ऊपर ग्राफ बनेगा और कम वाला नीचे बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, अभी तक हमने जो सिचुएशन पढ़ी उस सिचुएशन के मुताबिक हमने देखा कि चार्जेस के दरमियान मैग्नीट्यूड कोई भी बॉडी नहीं पड़ी हुई, यानी कोई भी डाइइलेक्ट्रिक यानी मीडियम या इंसुलेटर नहीं पड़ा हुआ। लेकिन अब हम इसके दरमियान एक मीडियम रख देते हैं। सपोज ये देखें, एक दो चार्जेस हैं और इन चार्जेस के दरमियान मीडियम रखा हुआ है और ये r डिस्टेंस के ऊपर पड़े हुए हैं। तो अगर मीडियम रख दिया जाए तो मीडियम रखने पर वही वाली जो कॉलम फोर्स थी उसमें सिर्फ एक फैक्टर का इजाफा हो जाएगा और ये आपको नज़र आ रहा है एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी, इसका इजाफा हो जाएगा। बाकी सेम फार्मूला वही वाला है। और चूंकि ये सेम फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 और r² फोर्स का फार्मूला तब था जब वैक्यूम अवेलेबल हो। इट्स मीन मैं इस पूरे फैक्टर की जगह f वैक्यूम लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि f मीडियम इज इक्वल टू f वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन r। फार्मूला यहाँ से बना सकते हैं। और उसके बाद इसी एप्सिलॉन r को इधर शिफ्ट कर दें और f मीडियम को नीचे ले आएँ। तो पता लगा कि यहाँ से ये रिलेटिव परमिटिविटी का इन टर्म ऑफ फोर्स ये फार्मूला बन गया, f एप्सिलॉन r इज इक्वल टू रेशो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू रेशो ऑफ फोर्स इन मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर हो गई बात ये। तो ये है जी हमारे पास यानी कि एक फार्मूला जिसके ज़रिए हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह हम एप्सिलॉन r को इन द टर्म ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी
फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछी जाती हैं। वो एमसीक्यू ये होती हैं कि वो आपको एप्सिलॉन आर और इसकी वैक्यूम की वैल्यू दे देगा। वो कहेगा वैक्यूम में वैल्यू सपोज 20 न्यूटन है और एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी दे देगा। कहेगा एफ मीडियम निकाल के दें, जस्ट आपने इनको डिवाइड करने, एफ मीडियम मिल जाएगा। या फिर वो आपको एफ मीडियम और एफ वैक्यूम दोनों दे दे और वो आपको कहे कि एप्सिलॉन आर फाइंड आउट करके दें, तब भी आप निकाल सकते हैं। तो अब चूंकि एप्सिलॉन आर दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो है, इट्स मीन इसका कोई यूनिट भी नहीं होगा। और यहाँ सबसे अहम पॉइंट, चूँकि आप देख रहे हैं कि पहले इसमें एफ मीडियम की अगर मैं बात करूं तो एफ मीडियम को जब इस साइड पर ले जाऊंगा तो ये एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई हो रहा है। और हम आगे चल के देखेंगे कि हमेशा एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। और जब भी 1 से ग्रेटर वैल्यू किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होती है तो इस फैक्टर को बड़ा रखती है। इट्स मीन हम कह सकते हैं कि जिस वक्त चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम नहीं पड़ा, वैक्यूम है, उस वक्त फोर्स चार्जेस के दरमियान ज़्यादा लग रही होगी। जो ही कोई मीडियम प्लेस कर देंगे तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और ये डिपेंड करेगा कि हमने मीडियम कितनी एप्सिलॉन आर वाला रखा है, क्योंकि यहाँ से समझ आ रही है हमें इस फार्मूले के ज़रिए कि एफ मीडियम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर है। मतलब कि अगर हमने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट एंटर किया जिसकी एप्सिलॉन आर की वैल्यू है ज़्यादा, तो यहाँ से एफ मीडियम की वैल्यू मिल जाएगी कम। या हमने कोई ऐसा मीडियम रखा है जिसकी एप्सिलॉन आर की वैल्यू कम है, तो यहाँ से उनके दरमियान फोर्स भी ज़्यादा लग रही होगी। तो ये डिपेंड करेगा कि हमने कितनी एप्सिलॉन आर वाला यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी वाला मीडियम रखा हुआ है। अभी आगे चल के अगर एक टेबल मैं आपको बताऊंगा भी से कि किस किस एलिमेंट की कितनी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यूज़ हो सकती हैं। बहरहाल यहाँ से हमें पता लग गया कि वैक्यूम अगर चार्जेस के दरमियान मौजूद हो तो उस वक्त लगने वाली फोर्स अगर चार्जेस के दरमियान मीडियम मौजूद हो उससे ज़्यादा होती है। मीन कि वी कैन से डैट एफ वैक्यूम इज़ ग्रेटर दैन एफ मीडियम। ये हमेशा एक रिजल्ट है जो याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट है रिलेटिव परमिटिविटी। यानी ये जो टर्म हमने रिलेटिव परमिटिविटी देखी है, इसको अब डिस्कस कर रहे हैं कि ये होती क्या है रिलेटिव परमिटिविटी वाली टर्म। तो इस टर्म की अगर बात करें तो अब यहाँ दो चीज़ें हैं जो अहम है याद रखने वाली। एक है रिलेटिव परमिटिविटी इन टर्म ऑफ फोर्स। ऊपर देखें, यहाँ पर इस जगह देखें मैंने रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन किया इन टर्म ऑफ फोर्स। अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ रिलेटिव परमिटिविटी सिंपली, वो किसकी सेंस में, इन द टर्म ऑफ परमिटिविटी, यानी दोनों परमिटिविटीज़ की रेशोज लेकर मैं रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कर रहा हूँ। और पहले मैंने दोनों फोर्सेस की रेशो को लेकर रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन किया था। फोर्सेस के केस में फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम की रेशो थी, जबकि इनमें आप देखें तो उसके उलट है। मतलब कि एप्सिलॉन मीडियम टू यानी कि एप्सिलॉन मीडियम टू एप्सिलॉन वैक्यूम की जो रेशो लें तो वो रिलेटिव परमिटिविटी मिलती है। इसकी सिंपल सी लॉजिक ये है, चूँकि एफ और एप्सिलॉन आर एक दूसरे के हैं अपोजिट, तो इट्स मीन यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन एप्सिलॉन आर का इन द टर्म ऑफ फोर्स है उसके अपोजिट रिलेशन एप्सिलॉन आर का रिलेटिव परमिटिव इसकी परमिटिविटी की शेप में हमें मिलेगा। यानी कि यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी इन टर्म ऑफ परमिटिविटी यूँ डिफाइन की जाएगी, द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, जबकि वहाँ था एफ वैक्यूम टू एफ मीडियम। इसका भी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये भी सिमिलर क्वांटिटीज़ में रेशो है, और उसका भी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये भी सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो है। और यहाँ से अगर आप एप्सिलॉन मीडियम निकालना चाहें तो एप्सिलॉन इन वैक्यूम और रिलेटिव परमिटिविटी को मल्टीप्लाई कर दें, आपको एप्सिलॉन मीडियम मिल जाएगा। क्लियर बात ये। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, इस फार्मूले को कूलम्ब लॉ को थोड़ा सा और अंदाज में भी पूछा जा सकता है, और वो उनका अंदाज़ क्या हो सकता है? उनका अंदाज़ ये हो सकता है कि कूलम्ब लॉ को इन टर्म ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है। वो आपको कहें कि दो बॉडीज़ हैं, दो चार्जेस पड़े हुए हैं जिनकी फोर्सेस की रेशो F1 और F2 आपको बता दें। ये भी डिटेल में हम देखेंगे कि ये फार्मूला बना कैसे है जब मैं कूलम्ब लॉ पढ़ा रहा हूँ पर्टिकुलर टॉपिक। फिलहाल देखें कि इनका फोर्सेस की रेशो किसके बराबर है, R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर के बराबर होती है। इस फार्मूले के ज़रिए वो आपको इसके अंदर एक F1 मालूम करना कह देंगे और F2
R2 और R1 दे देंगे, या फिर R2 की वैल्यू मालूम करने कहेंगे R1, F1 और F2 की वैल्यूज़ दे देंगे। यानी कि 3 पैरामीटर गिवन होंगे और एक पैरामीटर आपको फाइंड आउट करने कह देंगे। इस तरह के MCQs भी आपने माइंड में रखनी। उसके बाद नेक्स्ट है कि रिलेटिव परमिटिविटी डिफरेंट मटेरियल्स की। याद रखें कि हर ये इस पूरी टेबल में देख लें, ये पूरी टेबल में नज़र आ रहा है कि तमाम की तमाम वैल्यूज़ 1 से बड़ी बड़ी हैं। तो पता ये लगा कि रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा एप्सिलॉन आर 1 के बराबर या 1 से बड़ी होगी, हमेशा याद रख लें। और ये जितने भी मटेरियल यूज़ किए जा रहे हैं ये तमाम के तमाम मटेरियल डाई इलेक्ट्रिक हैं, और जितने भी डाई इलेक्ट्रिक होते हैं वो तमाम के तमाम डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर्स। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि चूँकि ये तमाम डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर हैं तो इट्स मीन ये जितने मटेरियल यूज़ किए जा रहे हैं इंसुलेटर होंगे। तो यहाँ मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, वो लाइन ये है कि ऑल द डाई इलेक्ट्रिक आर इंसुलेटर बट ऑल द इंसुलेटर आर नॉट डाई इलेक्ट्रिक। याद रखें, तमाम डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होंगे बट तमाम इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक नहीं हो सकते। कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं, वो उसमें डिपेंड करेगा कि उनकी पोलराइजेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। यानी हाउ अच्छा, अब अगर हम दो चार्जेस के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक एज अ इंसुलेटर रखने के बजाय डाई इलेक्ट्रिक एज अ मेटल यूज़ कर दें तो मेटल के केस में क्या होगा, मेटल इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मेटल के केस में एप्सिलॉन आर की वैल्यू मैक्सिमम होती है और वो इन्फिनिटी होती है, जो कि फोर्स को ज़ीरो कर देगी। इट्स मीन मेटल को रखा ही नहीं जा सकता। ठीक है, और यहाँ से MCQ आपसे इस टेबल से पूछी जा सकती हैं। वो आपको कहेंगे बताएं कि मिनिमम वैल्यू किसकी है, तो आपने कहना है अगर चार्जेस के दरमियान वैक्यूम पड़ा हो तो तब फोर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, चूँकि उसमें वैक्यूम में एप्सिलॉन आर की वैल्यू सबसे मिनिमम है। और वो आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे यानी कि ज़्यादा एप्सिलॉन आर की वैल्यू किसकी होगी, तो आप कह सकते हैं कि पानी की वैल्यू सबसे ज़्यादा, और अप्रॉक्सीमेटली ये 78.5 का मतलब है, ये 80 के लगभग ये वैल्यू है और ये सबसे ज़्यादा है। और हम बता चुका हूँ कि फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर है। एप्सिलॉन आर जिसकी सबसे ज़्यादा होगा उसमें उसको अगर चार्जेस के दरमियान रख दिया जाए तो वहाँ फोर्स सबसे कम लगेगी। इट्स मीन इस टेबल के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि पानी को रखने पर, चार्जेस के दरमियान रखने पर सबसे कम फोर्स लगेगी, और वैक्यूम अगर चार्जेस के दरमियान हो तो सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगी। और यहाँ एक और भी चीज़ देख लें कि इसके अंदर एक और MCQ आती है कि एप्सिलॉन आर इज़ ऑलवेज, वो किससे ज़्यादा है, ये हमेशा यूनिटी से ज़्यादा है, यानी 1 से बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं। इट्स मीन वी कैन से डैट कि रिलेटिव परमिटिविटी इज़ ऑलवेज इक्वल टू आर ग्रेटर देन यूनिटी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कि इस कूलम्ब लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, ड्रॉबैक्स हैं। कुछ क्या क्या लिमिटेशंस है, पहली लिमिटेशन है कि कूलम्ब लॉ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, और दूसरी लिमिटेशन है कि ये जस्ट 1 फेमटोमीटर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, पॉइंट चार्जेस वो होते हैं जिनका दरमियानी डिस्टेंस उनकी सेपरेशन से, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि दोज चार्जेस हुज साइजेज आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनका साइज़ दरमियानी डिस्टेंस से बहुत छोटा होना चाहिए। एनी हाउ, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस, एक Q और दूसरा ये Q है। इसको सोर्स चार्ज का नाम दिया जाता है, इसको टेस्ट चार्ज का। और इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, शिद्दत जो इस पे ये लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है इस चार्ज Q पर, उसका फार्मूला निकलता है F इज इक्वल टू FE/Q, यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। और अगर हम फोर्स की कूलम्ब लॉ की वैल्यू पुट करें तो यहाँ से Q/R² रिजल्ट मिलता है। और यहाँ से पता लग गया कि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी R² के इन्वर्सली है। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ होल्ड करती है, और इसका ग्राफ भी वैसा ही बनेगा जैसा ग्राफ कूलम्ब फोर्स का था, होल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका ग्राफ भी देखें वैसे ही आपको नज़र आ रहा है, ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व नज़र आ रहा है, चूँकि इनके दरमियान R² से इन्वर्स रिलेशन है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, चूँकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा वही होगी जिस सिमत में एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा। जैसे ये रेड वाला चार्ज है, ये इसमें ब्लू वाले चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, तो इसकी जो फोर्स लगाने की डायरेक्शन होगी उसी ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इट्स मीन वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू
इलेक्ट्रिक फोर्स। और इसके एसआई यूनिट्स की बात करें तो इनके एसआई यूनिट्स हमारे पास होंगे न्यूटन पर कूलम्ब और वोल्ट पर मीटर होगा। उसके बाद फिर इनके बेस यूनिट्स किलोग्राम, मीटर सेकंड रेज़्ड पावर -3 एम्पेयर इनवर्स है और इनकी डायमेंशन mlt रेज़्ड पावर -3 एम्पेयर इनवर्स है। तो ये आपको एज इट इज़ याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे अहम पॉइंट। अहम पॉइंट क्या है कि अगर ये जो मैंने चार्ज लिया हुआ है, अगर ये चार्ज की वैल्यू ज़्यादा हो, यानी बड़ा चार्ज ले लो, तो ये इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत होगी, स्ट्रेंथ होगी, वो भी ज़्यादा होगी। अगर मैंने छोटा चार्ज ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत भी कम होगी। तो ये पॉइंट भी आपने माइंड में रखना है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी बुक में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट दी गई है। तो देखते हैं कि अगर हमारे पास एक इन्फिनाइट शीट हो, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, एक पॉजिटिवली शीट हो, यानी एक प्लेन सरफेस हो, यूँ समझ लें इसको कि सपोज ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस एरिया है और इस सरफेस एरिया में से यहाँ कहीं से चार्ज पड़े हुए हैं और उन चार्जेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल कर जा रही है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल के जा रही है, इसका फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम निकाल सकते हैं, E = φE/A। सिमिलरली एक और सिचुएशन में भी इसका फार्मूला आपने माइंड में रखना है कि अगर एक चार्ज ड्रॉपलेट है, उसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लाना है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को बराबर करना है, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगाएंगे वो क्या होगा, E = mg/q। और सिमिलरली आपने ये भी याद रखना है कि जब आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मौजूद हो, और इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V हो और ये इन प्लेटों के दरमियान जो डिस्टेंस हो वो d हो, तब इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उसका फार्मूला होगा E = ΔV/d। यानी इसको हम कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ΔV/d इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये फार्मूला भी हम एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सिंगल चार्ज के लिए ये रेडियली आउटवर्ड होंगी, ये नज़र आ रहा है आपको। अगर ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज है और अगर ये सिंगल नेगेटिव चार्ज होता तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हमारे पास दो डाईपोल पड़े हुए हैं, डाईपोल से मुराद दो चार्जेस पड़े हुए हों, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी। और सबसे अहम पॉइंट कि वो जो डाईपोल हों वो हों भी एक जैसे, मतलब सेम चार्जेस वाले। तो अब सेम चार्जेस के केस में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से बाहर निकल रही हैं, जैसे आपको देखें नज़र आ रहा है यहाँ पर, और इनमें इसके जो सेंट्रल पॉइंट है इसके अंदर ज़ीरो फील्ड बनेगा, यानी कि ज़ीरो जोन इनके अंदर बनेगा, यानी इनके अंदर कोई भी फोर्स नहीं लग रही होगी। उसकी वजह क्या है, यानी इसके अंदर अगर मैं फ़र्ज़ करें कोई भी चार्ज रख देता हूँ तो इस चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। वजह यह है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब यहाँ से आती हैं और इस चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दोनों एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं और उस लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से ये एक दूसरे का पाथ बेंड कर देती हैं। दरमियान में कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी यहाँ फोर्स ही नहीं है। इट्स मीन अगर मैं चार्ज आके रख दूँ इसके सेंट्रल पॉइंट पे तो चार्ज यहीं पे पड़ा रह जाएगा, इस पर कोई फोर्स भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि दो बेसिक पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान। याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी, वो कर्व तो हो सकती हैं लेकिन कभी क्लोज नहीं बनेगी। इसके बरक्स मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, सपोज मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है और उस करंट कैरिंग वायर को अगर मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो बैटरी से कनेक्ट करने पर इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप की शक्ल में बनेगा। तो यहाँ से वाज़ेह हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में लूप नहीं बनती जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में लूप बना करती हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो चार्जेस जो कि अपोजिट पड़े हुए हैं, अपोजिटली चार्ज हैं, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी आपको नज़र आ रहे हैं। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में एंटर होंगी। और सबसे बड़ा डिफरेंस कि इसके दरमियान में ज़ीरो जोन नहीं बनेगा, जबकि ज़ीरो जोन इनके साइड्स वाले पॉइंट्स पर बनेगा, वो यहाँ बनेगा या फिर इस जगह बनेगा। ये डिपेंड करेगा कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ज की मैग्नीट्यूड को देखकर बताएंगे कि किस साइड पर बनना है, इधर बनना है या इधर बनना है। एनी हाउ नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी इतना ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं है, बहरहाल हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो है कि हमारे पास कि एक सपोज इस केस के अंदर जो मेन याद करने वाली बातें हैं वो ये हैं कि जो सिलेंडर है वो एल्यूमिनियम का होता है और एल्यूमिनियम एक बेस्ट कंडक्टर है। और इसके बरक्स
इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है सिलीनियम की, और सिलीनियम एक फोटो कंडक्टर है जो कि लाइट की रोशनी में कंडक्ट करता है और जब अंधेरा आ जाए उस वक्त कंडक्ट नहीं करता। और जिस पेपर को हमने यहाँ से प्रिंट करना होता है उसका जो डार्क हिस्सा होता है, डार्क हिस्से के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ से एक और एमसीक्यू के पॉइंट जो है कि यहाँ से टोनर जो इस्तेमाल करते हैं, टोनर पर नेगेटिव चार्ज होता है। एनी हाउ उसके बाद इसमें होता ही है कि यहाँ से पेज के ऊपर लाइट पड़ती है। शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, इसकी फुल डिटेल नहीं बता रहा कि लैंप से इसके ऊपर लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्शन के बाद इस जगह पर पहुंचती है और वो हिस्सा जहां पर लिखा हुआ होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जो इसके ऊपर रह जाता है, और यहाँ से नेगेटिव चार्ज टोनर इसके ऊपर आता है और यहाँ से आने के बाद पेज के ऊपर वो सारे चार्जेस पहुँच जाते हैं। अब उनको फिर हीटिंग रोलर्स और प्रेशर रोलर के ज़रिए गर्म करके प्रेस करके आगे निकाल लिया जाता है। ये एक मैंने सादा सा मैकेनिज़्म बता दिया है, इसकी फुल डिटेल है कौन कौन से अंदर फिनोमेना होते हैं, और इस जगह पर बहुत ज़्यादा डिटेल है कि ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आते किस तरह हैं। एनी हाउ अब हम नेक्स्ट ये देख रहे हैं कि इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर भी इतनी ज़्यादा अहमियत का हमें नहीं है एग्जामिनेशन एमडी कैट और ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये ज़ीरोग्राफी और इंकजेट प्रिंटर वाले टॉपिक एमडी कैट पे भी इंक्लूड नहीं है। अगर आप एमडी कैट के स्टूडेंट हैं तो इन दोनों टॉपिक्स को नहीं करना आपने। इसमें भी बेसिक यही होता है कि इंक सप्लाई अवेलेबल होती है और यहाँ से पंप उस इंक को खींच लेता है, और यहाँ हमारे पास ये नोज़ल है जो कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का बना हुआ होता है और ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इस्तेमाल करता है, यानी कि जस्ट प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, और इस इफेक्ट का नाम होता है कोरोना इफेक्ट। कोरोना इफेक्ट इसको कहते हैं। बहरहाल जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तब इसमें डिटेल में बताऊंगा। तो इसकी वजह से यहाँ से चार्जेस ड्रॉपलेट आगे की तरफ मूव करते हैं, और आगे की तरफ मूव करने के बाद आगे लगे होते हैं दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स लगे होते हैं, यानी कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं जिनका कंट्रोल कंप्यूटर के ज़रिए किया जा रहा होता है। कंप्यूटर मर्ज़ी के मुताबिक इनको चार्ज भी कर सकते हैं और चार्ज नहीं भी कर सकते। कौन से चार्ज हैं? वो जिनको हमने पेज के ऊपर पहुंचाना है, यहाँ पर पेज पड़ा होता है, उनको हम चार्ज नहीं करते, वो बिल्कुल सीधा चले जाते हैं। और ऐसे चार्जेस जिनको हमने यहाँ नहीं पहुंचाना, उनको यहाँ से आगे ट्रांसफ़र करने के बाद करने से पहले यहाँ पर चार्ज कर लिया जाता है। जब इनके ऊपर चार्ज आ जाता है उसके बाद ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से गुजरते हैं। डिफ्लेक्शन प्लेट्स इनको डिफ्लेक्ट कर देती हैं और ये आगे गटर होता है, गटर में यहाँ पर ये पार्टिकल चले जाते हैं। तो ये इस तरह एक सिंपल सा प्रोसीजर है, लेकिन एक यहाँ एमसी को याद ये रखनी है कि ई कैट के लिए बता रहा हूँ कि जो इंकजेट प्रिंटर है इट ऑलवेज वर्क्स ड्रॉप्स, ये इसका एक तरीका होता है ड्रॉप्स ऑन डिमांड मेथड। ड्रॉप्स ऑन डिमांड यानी कि जिन ड्रॉप्स की हमें डिमांड होती है वो हम ले लेते हैं और जिनकी डिमांड नहीं होती उसको हम नहीं लेते, चार्जिंग कंट्रोल के ज़रिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर प्लेन आर 2D। प्लेन या 2D के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा जी? तो प्लेन सरफेस में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इट्स मीन इसमें 2 डायमेंशन मौजूद होते हैं, यानी इसको हम 2D कहते हैं। अब इसके लिए होता क्या है कि फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास एक सरफेस है, ये आपको नज़र आ रही है, और इस सरफेस में से नीचे से कहीं चार्जेस पड़े हुए और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं। तो फ्लक्स ये होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू एन यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैसे फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। एनी हाउ अगर इसमें से जितनी फील्ड लाइंस गुजरेंगी तो हम कहेंगे उसका उतना ही फ्लक्स है। अब इसमें से देखें तो 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, तो मैं ये कहूँगा जो ए सरफेस है इसका जो फ्लक्स है वो 5 है, जबकि इसी सरफेस को जब मैं उठा के ज़रा दूर ले गया हूं तो अब वही फील्ड लाइंस 2 गुजर रही हैं इसमें से, तो मैं कहूँगा यहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 2 है। तो पता लगा कि इस पर्टिकुलर चार्ज वाली जगह से सरफेस को जितना दूर लेकर जाते हैं तो वहाँ फ्लक्स की वैल्यू भी कम होती चली जाती है। और इसका जो फार्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ए से मुराद वेक्टर एरिया होता है। याद रखना है यहाँ पर 2 किस्म के किसी बॉडी के एरियाज होते हैं। एक होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होता है लेंथ और विड्थ जिसको प्लेन एरिया भी कहते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास वेक्टर एरिया जो कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी जिसको नॉर्मल भी हम कहते हैं।
और ये इससे 90 डिग्री का एंगल बनाया जाता है, इसे कहा जाता है वेक्टर एरिया, या इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज एरिया वेक्टर। तो यहाँ अगर हम इसको मैग्नीट्यूड की शेप में लिखें तो ई ए कॉस थीटा आता है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। ये वेक्टर एरिया यानी एरिया वेक्टर के दरमियान है, प्लेन के दरमियान नहीं है, याद रखें। सपोज इसको यूं भी आपने याद रखना है कि अगर ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान 90 डिग्री है तो अंडरस्टूड है प्लेन के दरमियान कितना एंगल होगा, प्लेन के दरमियान 0 डिग्री होगा। या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन एंगल, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल है 0 डिग्री, तो अंडरस्टूड है इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। बहरहाल इसको इन डिटेल हम जब टॉपिक पढ़ेंगे उस वक्त भी पढ़ लिया जाएगा। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि इसके यूनिट्स क्या हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसके यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर कूलम हो सकता है, या फिर वोल्ट मीटर हो सकता है। यहाँ से आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के वैल्यूज पुट करके आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली बेस यूनिट इसके किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड रेज़्ड पावर -3 एम्पेयर इनवर्स है, और डायमेंशन इसकी ml क्यूब टी रेज़्ड पावर -3 एम्पेयर इनवर्स है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इसके कुछ केसेस हैं। पहला केस है हमारे पास कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों तो 0 डिग्री एंगल है, और cos 0 डिग्री पर 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो फ्लक्स होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो मैक्सिमम मिलेगा, यानी मैक्सिमम फ्लक्स से मुराद क्या है, ई ए के बराबर होगा। ई ए आ गया, ठीक हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं दूसरा केस कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि इसमें जिस वक्त इस अंदाज में पड़ा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ है, जबकि जो वेक्टर एरिया है देखें ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और जिस वक्त एंगल 90 डिग्री हो तो कॉज 90 डिग्री पर 0 होता है। इसका मतलब यहाँ जो फ्लक्स होगा फाई ई, वो फाई फ्लक्स यहाँ पर 0 हो जाएगा। फाई इज इक्वल टू 0 मिल गया। 0 से मुराद ये कि यहाँ पर मिनिमम भी इसको कहा जा सकता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया से वेक्टर एरिया ऊपर की तरफ, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं, तो इनके दरमियान अगर कोई पर्टिकुलर एंगल बन रहा हो तो जिस वक्त एंगल बन रहा होगा तो उस एंगल बनने के वक्त जो हम फार्मूला लगाएंगे वो वहीं प्रीवियस वाला फार्मूला होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, कॉस फैक्टर भी साथ लग जाएगा। ठीक है। इससे रिलेटेड भी बहुत सी एमसीक्यूज बनती हैं। कहा जाता है मैक्सिमम फ्लक्स निकाल के दें, मिनिमम फ्लक्स निकाल के दें, एंगल निकालने का कहा जा सकता है। वो हम डिटेल में जब इसको पर्टिकुलर इसी टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तब हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि फ्लक्स थ्रो अ क्लोज सरफेस, यानी कि क्लोज सरफेस से मुराद ये कि 3D में फ्लक्स क्या होगा, 3 डायमेंशनल सरफेस में फ्लक्स क्या बनता होता है। तो फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसमें चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है। याद रखें कि इसको हमने सबसे पहले छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। सपोज़ ये एक छोटा सा सेगमेंट है जिसमें मैंने डिवाइड कर दिए। इसी तरह ऐसे बहुत से मैं छोटे छोटे सेगमेंट बनाऊंगा और ये सेगमेंट इतने छोटे होंगे कि ये तमाम के तमाम सेगमेंट्स एक प्लेन बना रहे होंगे, यानी ये पूरी की पूरी एक प्लेन बन जाएगी। और जब ये प्लेन बन जाएगी, अंडरस्टूड है कि पीछे हम प्लेन के लिए फार्मूला पढ़ चुके हैं, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो इट्स मीन यहाँ पर जब प्लेन बन चुका होगा तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा, यानी हर पैच के लिए, हर टुकड़े के लिए वो फार्मूले लगाएंगे, तो उसके बाद हमें जो टोटल फ्लक्स मिलेगा वो यहाँ से हम इजीली निकाल सकेंगे। तो इसका पूरा प्रोसीजर इसी तरह होता है कि हम डिफरेंट पैचेस लेकर तमाम पैचेस पर फ्लक्स की वैल्यूज़ लेते हैं। सपोज 10 पैचेस हैं, 10 टुकड़े की हैं, तो 10 मरतबा फ्लक्स का फार्मूला लगा के हम टोटल फ्लक्स निकालते हैं। एनी हाउ जो इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ये होनी चाहिए कि इसके अंदर जो चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो, और इस दौरान जो ये हम पैच लेंगे इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। और यहाँ एमसीक्यू आती है कि यहाँ से जो सरफेस लें वो फ्लैट सरफेस होनी चाहिए। याद रखें कि इसमें फ्लक्स थ्रो क्लोज सरफेस में जो पैचेस लेने चाहिए वो फ्लैट होने चाहिए। और इससे जो फार्मूला बनता है फाई इज इक्वल टू क्यू, जो अंदर यहाँ पड़ा हुआ है सोर्स चार्ज जिसको हम कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये 2 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। पहले नंबर पर चार्ज इनक्लोज्ड और दूसरे नंबर पर मीडियम पर। तो
पहले ये इंडिपेंडेंट है शेप या ज्योमेट्री से, यानी कि इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है कि आप इस तरह एक क्लोज सर्कल की शेप ले लें, आप इस तरह एक मैंगो लाइक शेप ले लें, आप इस तरह स्फीयर लाइक शेप ले लें, जैसी मर्जी शेप ले लें। फ़र्ज़ कर लें कि एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसमें ये मैंने एक स्फीयर लिया हुआ है, इसको इसमें से देखें कितनी फील्ड लाइन गुजर रही है, 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन 7 लाइंस गुजर रही हैं। जबकि इसी को फिर हमने एक मैंगो लाइक स्ट्रक्चर में शेप में रख दिया और इसमें से भी देखें पूरी 7 के 7 फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। तो यहाँ से पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप पर या ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता, चूँकि दोनों की शेप और ज्योमेट्री मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों का फ्लक्स एक ही जितना है। तो दोनों के फ्लक्स सेम होने से पता लग गया कि फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ ज्योमेट्री, बट इट डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर। कौन कौन से? एक तो देखें कि फाई ई डिपेंड अपॉन क्यू एंड सेकंड वन फाई ई डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो डिपेंडेंसी 2 चीज़ों पर है, एक मीडियम यानी एप्सिलॉन नॉट पर हमने किस मीडियम का मटेरियल बनाया, आया कि हमने ये कोई यानी कॉपर का लिया हुआ है या कोई भी किसी किस्म का मीडियम लिया हुआ है, तो वो मीडियम किस चीज़ का बना हुआ है, एक तो इस पर डिपेंड करेगा, दूसरा अंदर चार्ज की वैल्यू कितनी पड़ी हुई है क्यू पर डिपेंड करेगा। ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर इसकी डिपेंडेंसी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या कहता है? गॉसेस लॉ ये कहता है कि अगर गॉसेस लॉ ने कूलम्ब लॉ और प्रीवियस वाले जितने केसेस हैं उनसे ज़रा आसान फॉर्म दे दिए। आसान फॉर्म उसने ये दिया कि उसने कहा कि बजाय ये कि हम डिफरेंट चार्जेस एक चार्ज लेकर उसको निकालते रहें, हम बहुत से चार्ज एक ही सरफेस के अंदर ले लें और उन तमाम चार्जेस को इकट्ठा कर लें, ऐड कर लें। यानी कि शुरू में मैंने बताई थी कि चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, तो इसने चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए अपना लॉ पेश किया। सपोज़ यहाँ पर उसने कहा कि n चार्जेस पड़े हुए हैं, तो n चार्जेस की वजह से हर चार्ज की वजह से अपना अपना एक फ्लक्स होगा। उन टोटल चार्जेस को जमा कर दें और जितना उस ऑब्जेक्ट का यानी कि परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन नॉट होगा, उसको उस पर डिवाइड करें तो इससे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। यानी कि उसने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला दिया, उसने कहा गॉसेस लॉ में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/एप्सिलॉन नॉट ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। इस टोटल चार्ज से क्या मुराद है? टोटल चार्ज से मुराद Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 अप टू सवान चलते चले जाएं। यानी कि ये टोटल चार्जेस का ये मजमूआ है जितने हमने इसके अंदर चार्जेस इस्तेमाल करने हैं। बहरहाल ये फार्मूला हमारी बुक में तो मौजूद है, लेकिन इस फार्मूले को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, जो कि यूँ भी लिखा जा सकता है। अगर मैं इस फार्मूले को 4 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो 4 पाई एक साइड पर, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। और कूलम्ब लॉ क्या कहता है? कूलम्ब लॉ ये कहता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k के बराबर होता है ये सारा फैक्टर। तो ये सारा फैक्टर k के बराबर हो गया, तो मैंने यहाँ पर k लिख दिया। तो पता लगा कि गॉसेस लॉ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फार्मूला भी होता है 4 पाई KQ, इसको भी आपने माइंड में रखना है। ठीक हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट ये है कि इसमें मेन की पॉइंट्स याद रखें। जिस वक्त एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो लीव कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से निकल के जा रही है बाहर की जानिब, लिविंग वाला केस है, तो लिविंग वाले केस में हमने फ्लक्स को पॉजिटिव लेना है। ये MCQ याद रखें। उसके बाद फ़र्ज़ कर लें कि चार्ज कहीं अंदर बाहर पड़ा हुआ है और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही हैं, उस वक्त आपने इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो लेना होगा नेगेटिव। एक पॉइंट ये याद रखें। दूसरा पॉइंट ये है कि ये गॉसेस लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोज ऑब्जेक्ट पे, क्लोज सरफेस पे यानी कि एप्लीकेबल है, क्लोज सरफेस के अलावा ये एप्लीकेबल नहीं है। यही वजह है कि जब हम इसके 3 केसेस पढ़ेंगे उसमें चाहे प्लेन शीट, इन्फिनाइटली प्लेन शीट भी होगी तो उसके अंदर भी हमें क्लोज सरफेस लेनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट कि इसी गॉसेस लॉ से कूलम्ब लॉ को भी डिराइव किया जा सकता है। ठीक है जी। और नेक्स्ट अब हम चल रहे हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। हालो स्फीयर वाली एप्लीकेशन देख रहे हैं। पहली एप्लीकेशन, सपोज ये हमारे पास एक हालो स्फीयर है जिसके ऊपर उसकी सरकमफेरेंस के ऊपर देखें पॉजिटिव चार्ज आपको ये नज़र आ रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस पड़े हुए हैं सरकमफेरेंस के ऊपर। ठीक हो गया। इट्स मीन ये पूरी सरफेस जो है ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाई जा सकती है, चूँकि इस पूरी सरफेस के ऊपर एक ही जैसा पोटेंशियल अवेलेबल है।
ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें गॉसियन सरफेस लेनी है। ये हमने गॉसियन सरफेस ली हुई है। यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर ही नहीं हो रही, चूंकि अंदर चार्ज ही नहीं पड़ा, ना यहाँ से बाहर निकल रही हैं और ना ही यहाँ से एंटर हो रही हैं, तो पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हॉलो स्फीयर के अंदर क्या होगा, सिफर होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इक्विपोटेंशियल सरफेस चूंकि यहाँ अवेलेबल है, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसकी सर्कमफेरेंस के ऊपर, इसका मतलब इसके ऊपर सेम पोटेंशियल है, यानी टोटल यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा इस जगह भी वही पोटेंशियल, इस जगह भी पोटेंशियल सेम, इस जगह पोटेंशियल सेम। और जब पोटेंशियल यहाँ थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है। ठीक हो गया, यानी कि कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर है। और अगर हम उसका डेल्टा वी निकालें तो डेल्टा वी जीरो निकलेगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल में से वही सेम पोटेंशियल निकालें। सपोज एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट यहाँ पर है बी, तो दो पॉइंट्स के दरमियान मैं पोटेंशियल निकालना चाह रहा हूँ। तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल वी है, पॉइंट बी पर पोटेंशियल भी वी है, तो ए वी माइनस वी जब मैं इसमें माइनस करूँगा तो जवाब मुझे ज़ीरो मिलेगा। इसका मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस इस सरफेस पे ज़ीरो होता है, लेकिन इस पूरी सरफेस पे पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होता, वो कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर रखता है। उसके बाद फाइनली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी यहाँ पर सिफर होती है, चूँकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर ही नहीं हो सकती। क्लियर है बात ये? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड में देखें गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन ड्यू टू इन्फिनाइट शीट। ड्यू टू इन्फिनाइट शीट में क्या है, हमारे पास एक प्लेन शीट है और प्लेन शीट के ऊपर इन्फिनाइटली पॉजिटिव चार्जेस अवेलेबल है। इसके अंदर हमने ये गॉसियन सरफेस ले ली है, सिलेंड्रिकल शेप के अंदर गॉसियन सरफेस है, और इसमें इसको यूँ समझ लें कि ये हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब इसका जो फार्मूला डायरेक्ट आपने लिखना है वो डायरेक्ट फार्मूला है E इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा से क्या मुराद है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर कितने चार्जेस बिखरे हुए हैं। और ये इसके दो फार्मूले बन गए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर इन्फिनाइटली शीट। और यहाँ से पॉइंट नज़र आ रहा है, चूँकि ये इस फार्मूले में देखें 2 सरफेस एरिया और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट नंबर है, तो पता लगा कि एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस है। अगर चार्जेस वेरी करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेरी करेगी, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा है, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर चेंज हो जाए तो अंडरस्टूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन बन गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर इन्फिनाइट शीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक हो गया, बट इसमें एक चीज़ याद रखें कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट पोजीशन है, यानी कि पॉइंट पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रही। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन के दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इस चीज़ को हम निकालते हैं। ये नीचे नेगेटिव चार्ज पड़ा है, ऊपर पॉजिटिवली चार्ज पड़े हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। अब इसके बाद सेंटर में देखें, यहाँ हमने एक गॉसियन सरफेस ली हुई है जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। अब इस गॉसियन सरफेस के लेने के बाद मुकम्मल कैलकुलेशन करने के बाद जो नेट रिजल्ट मिलता है वो प्रीवियस के मुकाबले में थोड़ी सी सिमिलैरिटी, बाकी सारी सिमिलैरिटी है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें डिवाइडेड बाय 2 था, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और 2 यहाँ 2 का फैक्टर नहीं है। सेम उसी तरह यहाँ भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सिग्मा के डायरेक्टली है और पॉइंट पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रही। उसके बाद नेक्स्ट ये देख रहे हैं, ये तो था डिफरेंट प्लेट्स के लिए, अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के लिए। अगर सेम चार्ज पैरेलल प्लेट्स हो तब क्या होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिफर हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा वो नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बन ही नहीं रही, और इस दौरान इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सिफर होगा, याद रखने। क्लियर होगी बात ये। उसके बाद एक और अहम पॉइंट याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहाँ पर ज़ीरो होगी, यानी कि ज़ीरो फील्ड कहाँ होगा, इसकी पूरी बाकायदा एक डिटेल है। इसमें से बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल एमसीक्यूज बनती हैं और इसको हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का केस जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी वो सिर्फ उन पॉइंट पर होगी जहाँ पर दो चार्जेस डिफरेंट नोयत के पड़े हों। दो चार्जेस की नोयत हो सकती है, एक चार्जेस को नोयत हो सकती है कि एक बड़ा चार्ज हो और एक छोटा चार्ज हो, और दोनों सेम
एक जैसे चार्जेस हों, यानी दोनों ही पॉजिटिव हों। अब जब दोनों पॉजिटिव होंगे, याद रख लें कि इनके दरमियान एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके मिडल में बनेगा, और याद रखें हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के करीब ज़ीरो होगा जहाँ जिसकी मैग्नीट्यूड सिफर होगी। कब? जब दो सेम एक जैसे चार्जेस होंगे। इसके बरक्स अगर मैं चार्जेस लेता हूँ, एक बड़ा चार्ज ले रहा हूँ और एक मैं छोटा चार्ज ले रहा हूँ, लेकिन ये हैं अपोजिटली चार्ज, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनके दरमियान नहीं बनेगा बल्कि इनके बाहर बनेगा, और उस चार्ज के करीब बनेगा। बाहर तो बनेगा, अब पता नहीं है कि यहाँ बनना है या इस साइड पर बनना है। वो इसका एक ट्रिक याद रख लें कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के बाहर तो बनेगा, यानी आउटसाइड है, ये आउटसाइड है, और ये उस चार्ज के करीब है जिसकी मैग्नीट्यूड कम है। मतलब कि अगर इनसाइड बनेगा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी चार्ज के करीब होगी जिसकी मैग्नीट्यूड कम है, और जहाँ अगर ये आउटसाइड बनेगा तब भी उसी चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिफर होगी जो कम मैग्नीट्यूड वाला रखता होगा। ठीक हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? देखें जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि ये चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को फाइंड आउट करके देता है। क्लियर है बात ये? यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के ज़रिए हम चार्ज किस सिमत में फ्लो कर रहा है उसकी सिमत को डिटरमाइन करते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक बेसिकली प्रॉपर्टी है। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा? देखें, फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ये एक इसमें पैरेलल प्लेट है, जिसमें इस प्लेट का नाम ए है जिसको हमने नेगेटिवली चार्ज कर दिया, और ये प्लेट बी है जिसपे पॉजिटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और पॉजिटिव चार्ज से, यानी कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसके अंदर मैंने आके कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया। पॉजिटिव चार्ज रखने पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज रखने पर ये पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगी, यानी इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F = Q0E लगेगी। क्लियर बात है? लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि इसको हम फोर्स लगाकर ऊपर की तरफ लेकर जाएं, तो फोर्स लगाकर यानी वर्क डन करके जो हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे इस चार्ज पर, तो यही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बनी कि पोटेंशियल डिफरेंस की कि वर्क फ्रॉम A to B, देखें A से B की तरफ चार्ज को लेकर जा रहे हैं, इस Q0 चार्ज पर वर्क डन करके वो क्या कहला रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब याद रखें, डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान होता है। चूँकि इसमें दो पॉइंट A और B, इसलिए हम VB - VA लेते हैं, लेकिन अहम पॉइंट यहाँ पर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस हाई से लो की तरफ माइनस करके फाइंड आउट करते हैं, और वर्क डन हमेशा जिस जगह से बॉडी को लेकर जा रहे होते हैं जिस जगह तक, वैसे निकालते हैं। यानी कि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि VB - VA हो गया, यानी कि हाई से लो पोटेंशियल का डिफरेंस, और वर्क डन A to B, यानी इसको पॉइंट A से B की तरफ लेकर जा रहे थे, और जो हम इसमें वर्क डन करते हैं यही वर्क डन इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर होना शुरू हो जाता है। इट्स मीन हम कह सकते हैं, इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि इसके अंदर हमने चार्ज को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेकर जाना है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसको यूनिफॉर्म रफ्तार से लेकर जाना है, यानी यूँ भी कहा जा सकता है कि इसका एक्सलेरेशन सिफर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, तो अब अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, ये जस्ट 1 पॉइंट के लिए वैलिड होता है। तो अगर 1 पॉइंट की बात करूं तो ये फर्ज करें चार्ज एक जगह पड़ा हुआ है, और इस जगह पर जो वर्क किया जाएगा इस चार्ज पर वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। वैसी सिचुएशन ले रहे हैं, उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग दो हमारे पास प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स B और इसके दरमियान हमने चार्ज रखा हुआ है, इस पर फोर्स हम ऊपर की तरफ लगा के जा रहे हैं। तो इससे जो हमें रिजल्ट मिलता है, फाइनल रिजल्ट, वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। या यूँ कहा जा सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस। और ये D क्या है? ये D वो डिस्टेंस है जो कि इनकी प्लेटों के दरमियान पाया जाता है, और हम इसको यूँ भी कहते हैं डेल्टा V और D इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट।
क्लियर है बात ये, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक डेफिनेशन और भी यहाँ से बन जाती है कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इसका फाइनल रिजल्ट था। इसमें से भी इस तरह से एमसीक्यूज पूछी जाती हैं कि इसमें आपको डेल्टा वी और डी की वैल्यूज देकर ई की वैल्यू पूछ लें, या फिर वो आपको यूँ भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दें और डी की वैल्यू भी दे दें आपको, और कहें कि इसमें बताएं पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसकी प्लेटों के दरमियान, या यूँ भी कह सकते हैं वो आपको कि डी की वैल्यू पूछें, पोटेंशियल डिफरेंस कहें और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी दें और कहें पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दे दें। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ अब ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है, नेगेटिव साइन इस बात की निशानदेही कर रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये डिक्रीज कर रहा है। कहाँ? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये वाली, तो पोटेंशियल फील्ड की डायरेक्शन में कम हो रहा है, इस नेगेटिव साइन का मतलब। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। यहाँ दो केसेस हम पढ़ेंगे। पहला केस ये देखेंगे कि किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से, और दूसरा केस देखेंगे दो पॉइंट चार्जेस की वजह से। तो पहले एक पॉइंट चार्जेस की वजह से केस देख रहे हैं। फर्ज करें यहाँ हमारे पास एक चार्ज पड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, और यहाँ हमने एक चार्ज लिया, दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज आर डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसकी वजह से पोटेंशियल कितना है। इसका नेट रिजल्ट जो हमें मिलता है वो नेट रिजल्ट ये है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R, और हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K के बराबर है, यानी कि इसमें कूलम कांस्टेंट के बराबर है, और जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रेज़्ड पावर -2 होती है। तो यहाँ से एक फाइनल रिलेशन मिला, और ये रिलेशन हमें क्या बताता है? ये रिलेशन हमें ये बता रहा है कि जो पोटेंशियल है ये R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि प्रीवियस केसेस में हमने देखा था कि फोर्स R के आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, जबकि पोटेंशियल आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ होल्ड करती हैं, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन्वर्स लॉ होल्ड करता है, जस्ट इन्वर्स स्क्वायर नहीं। उसके बाद नेक्स्ट ये देख रहे हैं कि प्रीवियस हमने ये देखा है प्रीवियस वाले केस में कि वर्क डन जो हम किसी चार्ज पर करते हैं वो उसमें मौजूद पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाता है, और हमें पता है कि ये फार्मूला हमने पढ़ा था, V इज इक्वल टू W वर्क पर यूनिट चार्ज। तो अब अगर मैं इसको इस साइड पर लेकर चला जाऊं तो VQ इज इक्वल टू W बन जाएगा, और W किसके बराबर है? VQ के बन गया। और हम अभी पढ़ चुके हैं, ये यहाँ लिखा हुआ देखें, ये V किसके बराबर है? V इज इक्वल टू Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R है, यानी कि Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ पर ये देखिए ये मैंने रिप्लेस किया हुआ है। तो रिप्लेस करने के बाद यहाँ से अब हमें नेट रिजल्ट क्या मिला कि दो Q आपस में है तो Q स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे R बच गया, और ये सारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि यहाँ से हमें वर्क डन का एक नया फार्मूला मिल गया। और वर्क डन का फार्मूला हमारे पास है कि W इज इक्वल टू KQ स्क्वायर ओवर R। इट्स मीन यहाँ से पता लगा कि ये जो वर्क डन है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ये या जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन चार है, ये भी इन्वर्स लॉ होल्ड करती है, यानी कि वर्क डन भी R के इन्वर्स है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात क्लियर हो गई। और दूसरा पॉइंट यहाँ से कि इस केस के अंदर वर्क डन वाले केस में यहाँ Q स्क्वायर है, जबकि इस केस के अंदर यहाँ Q है। तो ये बात भी आपने माइंड में रखनी है। इस तरह से भी MCQ दे सकते हैं कि वो Q, K और R की वैल्यूज देकर V पूछ लें, या फिर K, R और V की वैल्यूज देकर Q पूछ लें। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ दी जा सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये देख रहे हैं कि इसमें अहम पॉइंट्स दो। पहला पॉइंट है कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यानी फ़र्ज़ कर लें कि एक सोर्स चार्ज पड़ा हुआ पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहें तो कैसा होगा? इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब जब भी चार्ज की मैग्नीट्यूड 0 से बड़ी होगी वो पॉजिटिव होगा और उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज हो, मतलब उस चार्ज की वैल्यू 0 से छोटी हो, तब उसका जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव होगा। ये दो बातें भी माइंड में रखें। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू 2 और मोर चार्जेस। अभी हमने सिर्फ एक चार्ज के लिए पढ़ा। देखें स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। अब
अब चूंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये है कि स्केलर क्वांटिटीज को हम सिंपली अरिथमेटिक ऑपरेशंस की तरह ऐड कर सकते हैं, वेक्टर्स की तरह ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो अब अगर फर्ज करें 2 या 2 से ज़्यादा चार्जेस पड़े हुए हों, तो फिर इस तरह अगर उनकी नेट पोटेंशियल निकालना हो, क्या करेंगे, उनको सिंपली अरिथमेटिक ऑपरेशन के तहत ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हम रिजल्ट ले लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ एक केस दे रहा हूँ, पहला केस है कि फ़र्ज़ करें 2 चार्जेस हमारे पास हैं और पहला चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल P1 है और V1 है और दूसरे की वजह से पोटेंशियल V2 है। अब हम ये चाह रहे हैं कि इन दोनों चार्जेस की वजह से, जो 2 करीब करीब यूँ चार्जेस पड़े हुए हैं, इन दोनों की वजह से नेट पोटेंशियल यानी टोटल पोटेंशियल निकालें। तो क्या करना होगा, इस चार्ज के पोटेंशियल और इस चार्ज के पोटेंशियल को जमा कर देंगे। तो देखें, पहले की वजह से जो पोटेंशियल था हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं कि 1/4πε0 Q/R था, ये Q1/R कर दिया। दूसरे की वजह से 1/4πε0 Q2/R हो गया। इनमें 1/4πε0 कॉमन ले लें तो बाकी बच गया Q1/R1 प्लस Q2/R2 इज इक्वल टू V। तो यहाँ से एक नेट फार्मूला ये मिला कि जब भी आपको 2 या 2 से ज़्यादा चार्जेस दिए गए हों और कहा जाए उनके पोटेंशियल निकाल के दें, तब आपने क्या करना होगा, तब आपने इन सब पोटेंशियल्स को ऐड कर देना होगा। फ़र्ज़ कर लें मैं कहता हूँ कि 10 चार्जेस पड़े हुए हैं, तो 10 चार्जेस की वजह से नेट पोटेंशियल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, V टोटल इज इक्वल टू, तो फिर क्या करेंगे, इसमें V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 और आप टू स्वान चलते चले जाएं, ये आप तकरीबन V10 तक चले जाएं, सारे पोटेंशियल्स को ऐड कर देंगे, यूँ आपको तमाम चार्जेस की वजह से पड़ा हुआ पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और EMF, ये 3 चीज़ें हैं। इन तीनों के यूनिट्स भी सेम होते हैं और इनके डायमेंशंस भी सेम होते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले कि इनके ऐसा यूनिट्स क्या होते हैं। अगर इन तीनों के ऐसे यूनिट्स की बात करूं तो इन तीनों के ऐसे यूनिट है वोल्ट, या फिर इसको जॉल पर कूलम भी कहा जा सकता है अदर यूनिट के तौर पर। और सिमिलरली इन्हीं तीनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और EMF, इन तीनों का बेस यूनिट अगर मैंने फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड रेज़्ड पावर -3 एम्पेयर इनवर्स है। और अगर इनकी डायमेंशन निकालना चाहें तो ml स्क्वायर t रेज़्ड पावर -3 a रेज़्ड पावर -1 है, a मीन एम्पेयर की डायमेंशन आ गई। ठीक हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं कि अभी जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है, इनके दरमियान बेसिक कंपैरिजन क्या है, कंपैरिजन देख रहे हैं हम। तो अब कंपैरिजन में देखें कि इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला देखें तो पहला वर्क पर यूनिट चार्ज है, या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज या एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट चार्ज भी इसको डिफाइन किया जा सकता है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बरक्स अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो इसमें क्या कहेंगे हम, ये भी सेम डेफिनेशन है कि वर्क पर यूनिट चार्ज, फर्क क्या होगा, ये जस्ट 1 पॉइंट के लिए होगा, यानी किसी एक पॉइंट पर खड़े हुए हम किसी चार्ज पे वर्क कर दें और दूसरी जगह को रेफरेंस मान लें, और इसके बरक्स यहाँ क्या होगा, ये 2 पॉइंट्स के लिए होगा। ये इसमें बेसिक डिफरेंस है, कहीं 2 पॉइंट्स पड़े हों और उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल देकर वर्क डन निकालना हो या वर्क निकालना हो 2 पॉइंट्स के दरमियान, तब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस लिया करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट इन दोनों में डिफरेंस का, कि इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला प्रीवियस हमने पढ़ा है, वो क्या है, V इज इक्वल टू KQ/R, यानी कि यहाँ से रिजल्ट हमें मिलता है कि जो V है ये इनवर्स लॉ होल्ड करता है, यानी K तो वैसे 9 × 10⁻⁹ है, कांस्टेंट होता है, और R की Q की वैल्यू जो चार्ज पड़ा हुआ होगा वो भी कांस्टेंट है। अलबत्ता इनका जो सेपरेशन है उस ये चेंज कर सकता है, वेरी कर सकती है। इट्स मीन पता लग गया यहाँ से कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, यानी कि ये सेपरेशन बिटवीन चार्जेस की बात है यहाँ पे। जबकि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ये मोस्टली किन के दरमियान लिया जाता है, मोस्टली ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स यानी कि प्लेटों के दरमियान लिया जाता है। और इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हम फाइंड आउट कर चुके हैं, पीछे हमने पढ़ा है, वो क्या है, डेल्टा V इज इक्वल टू -ED, या इसको यूं कह सकते हैं हम, अभी हमने एक पीछे फार्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय D। इसको हमने डेल्टा V को एक साइड ले लिया, इनको इन पैरामीटर को इधर ले लिया, तो डेल्टा V यहाँ से मिल गया। अब यहाँ देखें कि प्लेट के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो तो कांस्टेंट रहेगी, तो यहाँ से पता लग गया कि जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल R के इन्वर्सली था, सिमिलरली अभी हमें यहाँ से ये भी पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट की
सेपरेशन के डायरेक्टली है। क्लियर हो गई बात ये। तो यहाँ से अहम पॉइंट समझ आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्जेस के दरमियाने डिस्टेंस के इन्वर्सली, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस प्लेटों के दरमियाने डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात माइंड में रख लें। इसके बाद इसी फार्मूले में, ये जो ऊपर हमें फार्मूला दिया गया, इसी फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग कर लें। ई की एफ की जगह हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर हम लिख लें एफ ई डिवाइडेड बाय क्यू। तो ये एक नया फार्मूला मिल गया हमें। एफ, क्यू और डी की वैल्यू देकर भी पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है। वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस देकर भी पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है। तो ये सारे फार्मूला ये आपको पता हो, इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो भी पता हो, और ये हम टॉपिक वाइज स्टडी के दौरान भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है वी आर ग्राफ, और यहाँ वी आर ग्राफ देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं हम डेल्टा वी डी ग्राफ देख रहे हैं। तो वी आर ग्राफ कैसा होगा, चूंकि वी इन्वर्स लॉ होल्ड कर रहा है, इट्स मीन एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व मिलेगी जब वी और आर के दरमियान हम ग्राफ बनाएंगे। लेकिन यहाँ एक नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात यह है कि प्रीवियस हमने फोर्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ देखा था, वो भी ऐसा ही था, लेकिन फ़र्क क्या था नोट करें। ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, इसके अंदर देखें ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल नीचे, इसकी स्लो यानी कि ढलवान नीचे की तरफ ज़्यादा जा रही है, और ये आर के साथ टच कर रहा है, आर एक्सिस के साथ। जबकि यहाँ पर देखें तो ये आर के साथ टच नहीं कर रहा, ये उससे थोड़ा सा ऊपर है। इसकी क्या रीज़न है, इसकी रीज़न है कि यहाँ एफ जो था ये आर स्क्वायर के इन्वर्सली था, जबकि यहाँ जो वी है ये आर के इन्वर्सली है। यहाँ से क्या पता लगा, यहाँ से पता लगा कि आर स्क्वायर होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा तेज़ी के साथ मतलब कि नीचे की तरफ मूव करेगा, और जो ग्राफ है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ नीचे मूव करेगा। इसके बरक्स अगर मैं बात करूं तो यहाँ आर के ये इन्वर्स है, स्क्वायर नहीं। इसका मतलब इसमें जो पोटेंशियल है वो आराम से नीचे आएगा, ज़्यादा ये तेज़ी के साथ नीचे नहीं आएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इसका ग्राफ ज़रा ऊपर रहेगा और उसी दौरान इसका ग्राफ बिल्कुल ये देखें इसके साथ टच कर रहा होगा। ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये V और R के दरमियान है। अहम पॉइंट कि R जो है ये चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है, याद रख लें। इसके बरक्स ये ग्राफ देख रहे हैं डेल्टा वी डी ग्राफ। डेल्टा वी डी ग्राफ क्या है, डेल्टा वी डी ग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस और यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस के दरमियान है। तो इसका अगर ग्राफ देखें तो चूंकि इनके दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन है, तो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होगा कि प्रोपोर्शनैलिटी है, और प्रोपोर्शनैलिटी के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। तो ये हमने इनके दरमियान बेसिक डिफरेंस देख लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क क्या होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन है ईईजी। ये जस्ट आपने इंफॉर्मेशन के लिए याद रखनी है कि ईईजी जो है हमारे पास ये ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो हम ग्राफ बनाते हैं उसको हम ईईजी कहते हैं। और अगर जो नॉर्मल पर्सन है उसका ग्राफ इस तरह का होता है, ये नज़र आ रहा है आपको। और अगर अब नॉर्मल पर्सन होगा तो उसका ग्राफ इस तरह का होगा, ये भी आप सामने देख सकते हैं। सिमिलरली इसकी एक और एप्लीकेशन है कि ईसीजी क्या होती है। फ़र्ज़ कर लें कोई बंदा स्ट्रेस में है और उस स्ट्रेस की वजह से उसके जो हार्ट परफॉर्मेंस लेवल है वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है, यानी नॉर्मल परफॉर्मेंस से वेरी कर सकती है। तो फिर हम उसका यानी ड्यूरिंग स्ट्रेस उसके हार्ट परफॉर्मेंस में जो वेरिएशन होती है उसको चेक करते हैं। तो उस दौरान जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको ईसीजी कहा जा सकता है। उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होते हैं, टाइम के हवाले से हमें ग्राफ इस तरह का नजर आता है। सेम इसी तरह अगर थर्ड एप्लीकेशन की बात करूँ तो इसकी थर्ड एप्लीकेशन ईआरजी है। ईआरजी क्या है, ईआरजी हमारे आई में इसकी बैक साइड पर रेटिना मौजूद है और रेटिना की एक्टिविटी के जरिए पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं और नॉर्मल और एबनॉर्मल पर्सन की रेटिना की एक्टिविटीज़ को चेक करते हैं। जो नॉर्मल पर्सन होता है उसका जो ग्राफ मिलता है वो हमें इस तरह का ऊपर की जानिब यूँ स्ट्रेट, ये ग्रीन कलर से आपको नज़र आ रहा है, यूँ होता है। जबकि अगर एबनॉर्मल पर्सन की बात करूँ तो ये रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है। इस तरह ये एबनॉर्मल पर्सन का हमें ये ग्राफ नज़र आता है। बात क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट ये देख रहे हैं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। क्या क्या है इंपॉर्टेंट केसेस। इसमें पहला केस है कि फ़र्ज़ करें अगर वोल्टेज सेम हो। वोल्टेज सेम का मतलब कोई से दो पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी, वहाँ पे वोल्टेज सेम है यानी कि पोटेंशियल सेम है। तो पोटेंशियल सेम होने का मतलब क्या होगा, वी ए इज इक्वल टू वी बी। और हमें पोटेंशियल का फार्मूले का पता है कि के क्यू ओवर आर होता है। और अगर मैं ए के लिए कर रहा हूँ तो के क्यू ए ओवर आर होगा, जबकि वी बी की जगह क्या पुट कर दूंगा, के क्यू बी ओवर आर बी आ जाएगा।
ठीक होगी बात ही। अब यहाँ K से K कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा Q, और Q भी नीचे लेकर चला जाऊँ और R ऊपर लेकर चला जाऊँ, तो रेशो ऑफ चार्जेस यानी दो पॉइंट्स के दरमियान दो पॉइंट्स पर जो चार्जेस पड़े हुए हैं उनकी अगर रेशो लूँ तो वो उनके डिस्टेंसेस की रेशो के बराबर आती है। मतलब कि द रेशो ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस होता है। और यहाँ से पता लग गया कि ये Q A R A के सामने है, इट्स मीन हम कह सकते हैं कि जो चार्ज है हमारे पास ये चार्ज R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब? ये उस वक्त होगा जिस वक्त पोटेंशियल दोनों चार्जेस का सेम होगा, तब उनका जो दरमियानी डिस्टेंस है वो Q के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनाएगा। सिमिलरली एक और केस देख रहे हैं, सपोज अब हम ये केस देख रहे हैं कि ऐसी MCQ दे दे जहाँ पर वो आपका पोटेंशियल सेम नहीं है। पोटेंशियल सेम नहीं है तो फिर एक चीज़ सेम वहाँ ज़रूर होती है, वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होती है, यानी कि सिग्मा A और सिग्मा B बराबर। और हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर है, ये चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर है। तो दो पॉइंट्स के लिए तो चार्ज पर यूनिट एरिया पहले के लिए और दूसरे के लिए चार्ज पर यूनिट एरिया दूसरे के लिए। अब चार्जेस की रेशो निकालनी है तो इसको नीचे लेकर चले जाएं और इसको ऊपर लेकर जाएं, तो चार्ज की रेशो QA ओवर QB आ जाएगा, AA बाय AB आ जाएगा। इट्स मीन हम क्या करेंगे, इसके एरिया की वैल्यू पुट करेंगे पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर आएगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो पता लगा कि जो चार्ज है वो आर स्क्वायर के डायरेक्टली है। तो पता ये यहाँ से लग रहा है कि जिस वक्त अगर पोटेंशियल सेम हो, ऐसी MCQ दे पोटेंशियल सेम हो, तब चार्जेस की रेशो निकालने का कहे तो चार्ज की रेशो क्या होगी, तब चार्जेस की रेशो आपको मिलेगी यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। सिमिलरली अगर वो आपको कहे कि पोटेंशियल डिफरेंट है, तो जब पोटेंशियल वोल्टेज डिफरेंट होगा तब क्या चीज़ सेम होगी, तब सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगी। और यहाँ से हम रिजल्ट निकाल रहे हैं कि उस वक्त Q R स्क्वायर के डायरेक्टली होगा, यानी कि अगर R को डबल कर दिया जाए तो Q 4 टाइम हो जाएगा, जबकि उस केस में R को डबल कर दिया जाए तो चार्ज भी डबल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चल रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास केस है कि फ़र्ज़ कर लें कि हम एक हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं दो, एक प्लेट के ऊपर किसी भी तरह से, वो हम नेक्स्ट कैपेसिटर में देखेंगे कि किस तरह चार्जेस आते हैं। फिलहाल ये देखें कि हम इनके ऊपर एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर आए हैं, दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेकर आए हैं, और हमें पता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसकी क्या होगी, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होगी। और चूंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इस दौरान इसमें जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। ये बात भी हमें पता है, ठीक हो गया, यानी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। और इस जगह पर ये देखें रेड कलर से आपको नज़र आ रहा है, ये पोटेंशियल रेड वाला यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ V1 है और लो से हाई की तरफ V2 है। तो अब अगर तो फील्ड यूनिफॉर्म हो, जैसे ये केस दिया गया इसमें फील्ड यूनिफॉर्म है, उस वक्त क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। वो पॉसिबिलिटीज़ ये होती हैं कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो उस दौरान उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेरी नहीं करेगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसके अंदर अगर आके हम कोई चार्ज भी रख देंगे तो उसके उस चार्ज के ऊपर फोर्स भी कौन सी लग रही होगी, कांस्टेंट फोर्स लगेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट ये होगा कि इसमें जो V1 है यानी कि हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जो पोटेंशियल है वो हाई से लो की तरफ इंक्रीज कर रहा होगा कांस्टेंट रेट के साथ। सिमिलरली एक और पॉइंट कि जो V2 पोटेंशियल है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ यानी कि डिक्रीज कर रहा होगा कांस्टेंट रेट के साथ, इसमें डिक्रीमेंट आ रहा होगा। यानी कि यहाँ से हम डिफरेंट केसेस देख सकते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट टॉपिक में से बहुत ज़्यादा MCQs पूछी जाती हैं। ये MCQs बोर्ड लेवल में भी ज़्यादा सूटेबल हैं और बहुत ज़्यादा MCQ यहाँ से आती हैं। सिमिलरली यहाँ से एंट्री टेस्ट लेवल की MCQs भी पूछी जाती हैं। तो अब इसमें एक डायरेक्ट हम फार्मूला प्रूफ करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी का यूनिट है। याद रखें जिस तरह हमारे पास वर्क का यूनिट जॉल होता है, बड़ा यूनिट है, सिमिलरली इसका इससे छोटा यूनिट देखें तो अर्ज भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर और भी यूनिट देखें, लेकिन वो वाले जो यूनिट्स हैं वो कमर्शियल लेवल पे यानी कि डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जो ही हम एटॉमिक लेवल पर जाते हैं तो एटॉमिक लेवल पर अगर हमने किसी भी एटम्स की यानी कि इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की एनर्जी को मेजर करना हो तो इनकी एनर्जी को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। इट्स मीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी या यूनिट ऑफ वर्क, ये यूनिट ऑफ एनर्जी है। तो इट्स मीन चूँकि ये एक एनर्जी है तो एनर्जी किसके बराबर होती है, ये एनर्जी ये
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी इसको कंसीडर किया जा सकता है। और ये किसके बराबर होगी, ये क्यू डेल्टा वी के बराबर होगी। ये पूरा एक मुकम्मल प्रूफ है। अच्छा, अब इस फार्मूले को यूज़ करके कैसी कैसी एमसीक्यू दे सकते हैं। वो पहली एमसीक्यू ये दे सकता है कि वो आपको कहेगा एक चार्ज है, 2 कूलम चार्ज पड़ा हुआ है और उसके साथ 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, बताएं एनर्जी कितनी होगी, 2 × 3 कर देंगे। या वो आपको यूं कह दे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो आपको स्टोर्ड एनर्जी की बात कर दे। स्टोर्ड एनर्जी के बाद वो आपको कहे कि काइनेटिक एनर्जी की कितनी चेंजिंग आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी की चेंजिंग भी आप इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। जितनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी की चेंज उसके अंदर आ रही होगी। क्लियर है बात ये। उसके बाद नेक्स्ट और तरह की एमसीक्यू क्या बनती हैं, और तरह की एमसीक्यू ये बनेगी कि वो आपको ये कह देगा कि वो आपको ये कहेगा कि एक चार्ज है, उसकी काइनेटिक एनर्जी की चेंजिंग सपोज 2 जूल है, और उसके बाद उस चार्ज को 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान रखा गया, बताएं उस चार्ज पर कितना चार्ज आएगा। तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय डेल्टा वोल्ट वी को डिवाइड करेंगे, क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली हमें पता है Q = NE होता है, तो आपसे वो यूँ भी पूछ सकता है, इस Q की जगह NE लगाकर NE लगा दें, यहाँ डेल्टा काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय डेल्टा भी आ गया, और इस E को इस साइड पर अगर लेकर आ जाएं तो वो आपसे नंबर ऑफ चार्जेस भी पूछ सकता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस और E की वैल्यू देकर वो नंबर ऑफ चार्जेस भी पूछ सकता है। ये भी बात आपके माइंड में होनी चाहिए। इस तरह की डिफरेंट एमसीक्यूज पूछी जाती हैं, जो कि हम फर्दर जब टॉपिक वाइज इनको स्टडी करेंगे तब भी डिटेल में देखेंगे। यहाँ से 4 रिजल्ट मिलते हैं हमें। पहला रिजल्ट है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, 4 जॉन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻⁹ है। वो चाहे 4 जॉन इलेक्ट्रॉन है, वो चाहे 4 जॉन प्रोटॉन है, दोनों केसेस के अंदर इन पर जो चार्ज होगा, मिनिमम चार्ज वो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है, जो कि हम मिलकॉन्स मेथड से भी इसको फाइंड आउट करेंगे इस अगले टॉपिक में। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 कूलम चार्ज किसके बराबर है, वो है हमारे पास 6.25 × 10⁻18 E के बराबर है। ये कैसे निकला ये हम बाद में देखेंगे जब टॉपिक वाइज लेक्चर देखेंगे। फिलहाल इसको एज इट इज़ आपने याद रखना है। सिमिलरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर है। नोट करें कि चार्ज इलेक्ट्रॉन भी उसी के बराबर है, और आगे है कूलम, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी उसी वैल्यू के बराबर है, लेकिन आगे दिया हुआ है जूल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट जूल के ही बराबर होगा, जबकि 1 ही चार्ज का यूनिट कूलम होता है, इसलिए सामने हमने यहाँ पर कूलम लिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखें, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में यहाँ पर 1 जूल की बात कर रहे हैं, तो अब ये पूरी टर्म को नीचे लेकर आ जाएं तो 1 जूल = 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। तो इससे ये 4 बेसिक जो रिजल्ट्स हैं वो हमने देख लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी मिलकॉन्स मेथड के ज़रिए। तो ये मेथड भी बड़ा सिंपल है। इस मेथड के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, इस मेथड के अंदर हमें सिंपली ये एक हमारे पास अपरेटस है, और इस एटोमाइज़र के ज़रिए ऑयल ड्रॉप्स के ड्रॉपर के ज़रिए इसके अंदर ड्रॉपलेट नीचे की तरफ गिराए जाते हैं। ये हमारे पास पूरा अपरेटस है, चैम्बर मौजूद है। इस चैम्बर के 2 सिरे हैं। पहले सिरे के अंदर क्या होगा, पहले सिरे में इस साइड से एक विंडो लगी होगी जिस पर यहाँ लाइट सोर्स अवेलेबल है, और आगे हमारे पास लेंस मौजूद है, और उसके बाद उसके दूसरे सिरे पर दूसरी एक विंडो है, और यहाँ पर हमने एक पोटेंशियल अप्लाई किया, पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल, और इस पोटेंशियल के ज़रिए हमने यहाँ पर ऊपर 2 प्लेटें लगाकर एक प्लेट में सुराख किया हुआ है जिसको हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव दिया हुआ है, और दूसरी को नेगेटिव दिया हुआ है। एनी हाउ जो ही इसमें से ड्रॉपलेट नीचे की तरफ गिरते हैं तो यहाँ पर 2 फोर्सेज एक्ट करती हैं। एक फोर्स नीचे की तरफ जो कि ड्यू टू इट्स वेट ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और एक फोर्स ऊपर की तरफ जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, और वो इस पोटेंशियल की वजह से प्रोड्यूस होती है। यानी यूँ समझ लें कि यहाँ दरमियान में ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसे ही पोटेंशियल लगा हुआ है, इसकी मिसाल ऐसे। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 फोर्सेस अगर बराबर हो जाएं तो ये मेंटेन हो जाएंगी। इनसे क्या कंसीक्वेंस निकल सकते हैं वो हम देख रहे हैं। पहला कंसीक्वेंस ये निकलता है कि जब ये 2 फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाएं जो कि वेट के बराबर है, Q = mg, तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा, Q = mg/E। और यहाँ से पता लगा कि इसमें G की वैल्यू भी कांस्टेंट है, और जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया होगा बैटरी के ज़रिए वो भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ जो चार्ज है ये प्रोपोर्शनल टू होगा
होगा m के, मतलब ये कि जो ज़्यादा मैस वाला ड्रॉपलेट होगा उस पर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी और जो कम मैस वाला ड्रॉपलेट होगा उस पर चार्ज की वैल्यू कम होगी। दूसरा रिजल्ट यहाँ से ये मिला, हमें पता है चूँकि हमने इसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर दो प्लेटों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला E इज इक्वल टू वी ओवर डी होता है, और इसी फार्मूले को जब हम इसमें पुट करें, यहाँ पर E की जगह रिप्लेस कर दें, तो यहाँ से Q का फार्मूला मिलेगा Q इज इक्वल टू एम जी वी, और ये D जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, एम जी डी ओवर वी हो जाएगा। और हमें पता है कि अब अगर मैस ऑफ पार्टिकल यानी जो मैस यानी 4 ड्रॉपलेट नीचे गिरा रहे हैं उनका अगर मैस कांस्टेंट हो और जी की वैल्यू वैसे भी कांस्टेंट है और प्लेटों के दरमियान ये जो दरमियानी डिस्टेंस है ये वैसे ही कांस्टेंट है, तो v के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि चार्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल बिटवीन दी प्लेट्स, यानी प्लेट के दरमियान जो पोटेंशियल है उसके इन्वर्सली है। अगर पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी और अगर पोटेंशियल कम हो जाएगा तो चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये रिलेशन भी हमने देख लिया। सिमिलरली नेक्स्ट रिलेशन हमें यहाँ से क्या मिलेगा, नेक्स्ट रिलेशन हमें प्रूफ करके ये मिलता है कि इसमें जो चार्ज का जो रेडियस है, अगर हमने रेडियस फाइंड आउट करना है तो रेडियस का फार्मूला है 9 ईटा बी टी डिवाइड बाय 2 रो जी। इसमें 9 ईटा इसमें कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है और उसके बाद 2 रो हमारे पास डेंसिटी और जी की वैल्यू, ये 5 पैरामीटर हैं कांस्टेंट। तो अगर ये 5 पैरामीटर हैं कांस्टेंट तो सिर्फ और सिर्फ ये बच गया कि आर यानी कि रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्मिनल वेलोसिटी का अंडर रूट। तो पता लगा कि अगर टर्मिनल वेलोसिटी किसी ड्रॉपलेट की, जो बहुत से ड्रॉपलेट गिर रहे हैं उन बहुत से ड्रॉपलेट में से वो ड्रॉपलेट जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा है उसकी आर की वैल्यू ज़्यादा, रेडियस ज़्यादा, जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम उसकी आर की वैल्यू कम होगी। यानी कि इस अंडर रूट के पॉइंट आप उसे बात कर रहे हैं, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी टी। ठीक हो गया, ये भी नेट रिजल्ट यहाँ से बनाया जा सकता है। सिमिलरली नेक्स्ट और चीज़ इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि अगर ये तमाम पैरामीटर कांस्टेंट रख दिए जाएं, यानी कि ऊपर से जो ड्रॉपलेट गिरा रहे हैं उन ड्रॉपलेट्स को पहले ज़मीन पर एक्सपेरिमेंट किया, ये तमाम मिल्कॉन्स मेथड का यही वाला एक्सपेरिमेंट जब हमने परफॉर्म जाके किया चांद पर, यानी कि जी की वैल्यू की वेरिएशन कर रहे हैं, चांद पर करें ऐसी जगह जहाँ पहले के निस्बत जी की वेरिएशन आ जाए, फिर क्या होगा अगर बाकी तमाम पैरामीटर कांस्टेंट रख लें 9 ईटा वी टी 2 और रो, तो जी के ये इन्वर्सली है। तो पता लगा कि यहाँ से जी इन्वर्स का मतलब ये है कि अगर जी की वैल्यू ज़्यादा, ऐसी जगह जहाँ जी की वैल्यू है ज़्यादा वहाँ पर क्यू की वैल्यू होगी कम और चार्ज ऑन ड्रॉपलेट कम मिलेगा, और जहाँ जी की वैल्यू होगी कम वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। मिसाल ले लेते हैं इसकी कि ज़मीन पर जी की वैल्यू ज़्यादा है, इट्स मीन वहाँ चार्ज जो होगा एक ड्रॉपलेट पे वो कम नज़र आएगा। और अगर हम चांद पर चले जाएं तो यही एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि अगर हम जी की वैल्यू कम कर दें, चांद पर 6 गुना ज़मीन की निस्बत कम है जी की वैल्यू, इट्स मीन वहाँ जाते ही क्यू की वैल्यू हमें ज़्यादा नज़र आएगी। ठीक हो गया। बहरहाल नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं इसके अंदर, नेक्स्ट इसका जो नेट रिज़ल्ट है, नेट रिज़ल्ट हमें ये मिलता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इससे हमें ये बात प्रैक्टिकली प्रूफ हुई थी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या मुराद है, चार्ज उस ड्रॉपलेट पर, और एन से मुराद नंबर ऑफ चार्जेस हैं और ई से मुराद चार्ज ऑन मिनिमम चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और ये रिज़ल्ट हमें ये कहता है कि ये जो किसी भी ड्रॉपलेट पर चार्ज है उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कोलम्ब होती है। बाकी जितने भी चार्जेस होंगे वो इनके इंटेग्रल मल्टीपल होंगे। इंटेग्रल मल्टीपल से क्या मुराद है, इंटेग्रल मल्टीपल से मुराद ये है कि इसके साथ ये डिजिट मल्टीप्लाई होते हैं, या तो 1 है या 2 मल्टीप्लाई 10⁻2 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 होगा, या फिर 3 मल्टीप्लाई ये सारी रकम आ जाएगी। इस तरह 4 मल्टीप्लाई चार्ज ऑन 1 ड्रॉपलेट, तो यूँ कभी भी नहीं होगा 1.5 और 2, 1.5 नहीं होगा, 1 और 2 होगा, इनके दरमियान यानी कि कोई वैल्यू नहीं होगी। इसी तरह 2 के बाद डायरेक्ट 3 होगा, 2.2, 2.3 यानी फ्रिक्शनल वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इस तरह 3 के बाद डायरेक्ट 4 होगा, 3.2, 3, 4 ये वाली वैल्यूज़ नहीं आएंगी। दिस इज़ कॉल्ड क्वांटाइजेशन, यानी कि इसके अंदर जो फ्रिक्शन वाली वैल्यूज़ हैं वो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगी। इस n से मुराद इंटीजर नंबर होंगे, यानी कि जो होल नंबर है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये इसका नेट रिजल्ट मिला। बहरहाल नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट आर्टिकल है वो है कैपेसिटर। इसको हम देख रहे हैं। कैपेसिटर में सबसे पहला पॉइंट कि हम इसके अंदर जो
इस्तेमाल करते हैं, पहले नंबर पर कैपेसिटर को एसी सोर्स सप्लाई करके ऑन किया जाता है, या दूसरे नंबर पर इसमें डीसी जो है हमारे पास डीसी करंट की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक होता है डीसी जो प्योर होता है और दूसरा है डीसी पल्सेटिंग। और जो पल्सेटिंग होता है, पल्सेटिंग और प्योर वाला, इसमें प्योर डीसी अगर अप्लाई करें जिसका जो ग्राफ है यूं स्ट्रेट मिलता है, ये इसके अंदर से नहीं गुजर सकता। इसके बरक्स अलबत्ता अगर हम पल्सेटिंग डीसी की बात करें, जो कि हमें इस तरह का पल्सेटिंग डीसी मिलता है, तो इस पल्सेटिंग डीसी को इस्तेमाल करके हम इजीली इसको ऑन करा सकते हैं। यानी कि कैपेसिटर दो तरह के करंट से वर्क कर सकता है, पल्सेटिंग डीसी और एसी सोर्स के ज़रिए। प्योर डीसी में ये इन्फिनाइट रेजिस्टेंस के अगेन ऑफर करता है कैपेसिटर, इस वजह से इसको नहीं कराया जा सकता है। एनी हाउ ये हम नेक्स्ट फिर डिटेल में भी इसको देखेंगे। उसके बाद है जी कि जो आज बड़ा यानी कि कॉमन सा कंसेप्ट पाया जाता है स्टूडेंट्स के अंदर, वो ये है कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है। याद रखें, कैपेसिटर एनर्जी तो स्टोर करता है, लेकिन कंसेप्ट ये पाया जाता है कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। याद रखें कि कैपेसिटर कभी भी चार्ज को स्टोर करने के काम नहीं आता। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि अगर आप इसको पूरा स्टडी करें, स्टडी करने के बाद हमें ये पता लगता है कि चार्ज की प्लेटों के ऊपर जो नेट चार्ज की वैल्यू है वो 0 रहती है या फिर सेम रहती है। जब एक चीज़ के ऊपर नेट चार्ज रहा ही सेम है, हाँ अलबत्ता एक से दूसरी की तरफ मूव ज़रूर कर गया, लेकिन जब हम नेट रिज़ल्ट निकालते हैं तो नेट रिज़ल्ट या तो सेम रहता है या फिर 0 रहता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये चार्ज को स्टोर नहीं करता। एनी हाउ हम बुक को फॉलो करेंगे और बुक के मुताबिक ये लिखा हुआ है कि डिवाइस विच यूज टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। और इसमें यूँ अब प्रॉपर डेफिनेशन आप ये कर सकते हैं कि ऐसी डिवाइस जो कि चार्ज को स्टोर करने के और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्लेट इसकी कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हो, कैपेसिटर कहलाता है। सिंपल यूँ कहा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ से कि ये रिज़ल्ट हमें मिलता है कि आप जितना पोटेंशियल बढ़ाएंगे चार्ज इसमें बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल कम करेंगे और ये पोटेंशियल चार्ज की वैल्यू भी कम हो जाएगी, इसके ऊपर चार्ज भी कम डिपॉजिट होंगे। ठीक हो गया। और ये प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करके ये रिज़ल्ट मिला Q इज़ इक्वल टू CV। और ये रिज़ल्ट हमें क्या कहता है कि C इसमें कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है, यानी कि चार्ज के अंदर कितनी एबिलिटी है उसको स्टोर करने की। एनी हाउ कि कैपेसिटेंस का फार्मूला भी यहाँ से हम बना सकते हैं, C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। और इसका एक और फार्मूला है जो आगे चल के पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। ये इसका एक और ये है जब प्लेटों के दरमियान कोई भी मीडियम ना पड़ा हो, वैक्यूम पड़ा हो। सिमिलरली यही कैपेसिटेंस का फार्मूला यूँ भी मॉडिफाई हो सकता है कि अगर इसके दरमियान प्लेटों के दरमियान कैपेसिटर पड़ा हो, कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान मीडियम रख दिया जाए एज अ डाइलेक्ट्रिक, तब ये फार्मूला बन जाएगा। तो अब यहाँ एक सबसे अहम MCQ बनती है। वो MCQ क्या है? MCQ ये आती है कि अगर हम बैटरी का पोटेंशियल डबल कर दें तो क्या होगा। बच्चे ये कहते हैं कैपेसिटेंस आधी हो जाती है। नहीं भाई, जब हम पोटेंशियल डबल करेंगे ऑटोमेटिकली बात है, पोटेंशियल डबल करने का मतलब ये है इसको अगर डबल करेंगे तो चार्ज भी तो डबल हो जाना है। इसका मतलब पोटेंशियल डबल करने से चार्ज की वैल्यू डबल होगी, 2 से कैंसिल, कैपेसिटेंस सेम रहेगी। तो ये MCQ बड़ी अहम MCQ है जो कि मिसकंसेप्शन रहती है बच्चों में अक्सर और वो गलत टिक कर देते हैं। बहरहाल नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट में देख रहे हैं कि इसके अंदर SI यूनिट क्या है। कैपेसिटेंस का SI यूनिट फैरेड होता है और इसमें इसका एक और यूनिट कोलम इसमें फैरेड होता है, या उसके अलावा कोलम पर वोल्ट भी होता है, या ओम इनवर्स सेकंड भी इसका यूनिट होता है। और अगर इसके बेस यूनिट की बात की जाए तो किलोग्राम इनवर्स मीटर स्क्वायर सेकंड रेज़ टू पावर 4 एम्पेयर रेज़ टू पावर 2 होता है। और इसके डायमेंशंस की बात करें तो इसके डायमेंशन में क्या होगा, M इनवर्स L स्क्वायर T रेज़ टू पावर 4 A रेज़ टू पावर 2। इसकी ये प्रॉपरली आपने इसको एज इट इज़ याद रखना है। बहरहाल अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इनको जब हम टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे तो सारे यूनिट्स, डायमेंशन, सारी चीज़ें इन डिटेल इसको हम स्टडी करेंगे और सब चीज़ों को प्रूफ भी करेंगे कि ये कैसे निकल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसमें सिंपल जो नेट रिजल्ट हमें मिलता है वो ये है कि C इज इक्वल टू Q ओवर V। और इसका आफ्टर मॉडिफिकेशन हमें ये रिजल्ट भी मिलता है Q एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा D। बहरहाल हमें इस फार्मूले से जो चीज़ रिक्वायर है वो देख रहे हैं हम। वो रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ देखें कि Q की वैल्यू तो वैसे भी कांस्टेंट होती है चार्ज की, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 है, और सेपरेशन बिटवीन प्लेट ये भी कांस्टेंट होता है। अलबत्ता ये सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज हो सकती है। तो पता लगा एक रिजल्ट कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी
अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस कम होगी, और अगर चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। पहला रिजल्ट हमें ये मिला। दूसरा रिजल्ट हमें ये मिला कि अगर चार्ज की प्लेटों का दरमियानी डिस्टेंस अब इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, बाकी तमाम पैरामीटर कांस्टेंट रखते हुए, तब क्या होगा? अगर डी सेपरेशन बिटवीन चार्ज प्लेट्स इंक्रीज कर दें तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली अगर सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डिक्रीज कर दें तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर बात ये। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि कैपेसिटेंस के फार्मूले दो होते हैं। पहला फार्मूला है कि ए एप्सिलॉन ओवर डी, ये तब होगा जब ये देखें कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है, सिंपली हवा है या वैक्यूम है, तब उसका फार्मूला ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। और सिमिलरली अगर ये वाला केस देखें कि इनकी प्लेटों के दरमियान हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दी है, तो डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने के बाद फार्मूला मिलेगा ए एप्सिलॉन नॉट डी। इसके साथ एक फैक्टर का इजाफा हो गया, वो क्या है जी? एप्सिलॉन आर। तो पता लग रहा है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर है। मतलब कि अगर आप ज़्यादा रिलेटिव परमिटिविटी वाला डाइलेक्ट्रिक इसमें प्लेस करेंगे तो उनकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी कैपेसिटर की प्लेटों की, और अगर इसमें कम इसमें रिलेटिव परमिटिविटी वाला करेंगे तो इसके अंदर कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो पता लगा कि कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान मीडियम डालने से उसकी कैपेसिटेंस यानी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इंक्रीज हो जाती है। और सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी? अगर हम अपनी बुक में कूलम लॉ वाले टॉपिक में साइड पर जो टेबल दी गई है उसकी वैल्यूज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटेंस बढ़ाई जा सकती है वो पानी डालने से बढ़ाई जा सकती है हमारी बुक के अकॉर्डिंग। इसके अलावा और पैरामीटर भी हो सकते हैं और ऐसे डाइलेक्ट्रिक भी हो सकते हैं जिससे कैपेसिटेंस बढ़ सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिलेटिव परमिटिविटी हमारी बुक में पानी की दी गई है जो कि 78 पॉइंट समथिंग है, 80 के राउंड अबाउट है। इट्स मीन कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा उसी से ली जा सकती है। उसके बाद यहाँ से एक और रिजल्ट मिला, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को यहीं रहने दूँ, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी ये है यानी कि कैपेसिटेंस इन फॉर्म ऑफ वैक्यूम है, इसको नीचे लेकर चले जाएं और ऊपर कैपेसिटेंस इन फॉर्म ऑफ मीडियम ठहरी है, तो एप्सिलॉन आर का फार्मूला बन गया सी मीडियम टू सी वैक्यूम, यानी कि द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस इन मीडियम टू रेशो ऑफ कैपेसिटेंस इन ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ से अब 3 रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन आपको क्लियर कर रहा हूँ जो कि डिफरेंट टाइप्स में अगर एमसीक्यू में पूछी जाए तो आपने किस तरह करना है। पहले नंबर पर देखें, हमने पढ़ी थी फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्स में हमने कहा था कि द रेशो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर हमने कहा था कि द रेशो ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इन मीडियम टू वैक्यूम इज कॉल्ड एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी था। इस तरह फिर अभी हमने डिफाइन किया है कि कैपेसिटेंस इन मीडियम टू इन वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी की तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन समझ आ गई कि इसमें यहाँ से बात समझ आ गई कि फोर्स के केस में ये इन्वर्स रिलेशन है, जबकि बाकी इसमें परमिटिविटी और कैपेसिटेंस वाले केस में डायरेक्ट रिलेशन है मीडियम के साथ। ये नज़र आ रहा है आपको। इन दोनों केसेस में मीडियम ऊपर है वैक्यूम नीचे, और इस केस में मीडियम नीचे और वैक्यूम ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से रिजल्ट मिल गया कि सी मीडियम इज इक्वल टू ये सारा सी वैक्यूम के बराबर है, एप्सिलॉन आर हो गया। तो पता लगा कि सी वैक्यूम के साथ जो ही उसमें मीडियम प्लेस करेंगे तो मीडियम की कोई ना कोई वैल्यू, और हमेशा एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होती है। इट्स मीन हमेशा सी मीडियम का रिजल्ट सी वैक्यूम से ज़्यादा आता है, यानी कि मीडियम की मौजूदगी में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस वैक्यूम की मौजूदगी से ज़्यादा होती है। और यानी यहाँ से रिजल्ट पता लग गया कि सी मीडियम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सी वैक्यूम होगा। क्लियर बात। उसके बाद नेक्स्ट ये देख रहे हैं कि ये जो कैपेसिटेंस है किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। तो देखें ये ए पर डिपेंड कर रही है, यानी कि प्लेट का जो सरफेस एरिया है इनकी प्लेट्स का सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रही है। अगर सरफेस एरिया बढ़ गया कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, सरफेस एरिया कम हो गया कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट किस पर डिपेंड कर रही है? एप्सिलॉन आर पे डिपेंड कर रही है। मतलब अगर आप मीडियम प्लेस कर देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, ज़्यादा रिलेटिव परमिटिविटी वाला मीडियम प्लेस करेंगे तो कैपेसिटेंस ज़्यादा बढ़ेगी, कम वाला प्लेस करेंगे तो कम पड़ेगी।
उसके बाद नेक्स्ट है कि C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D है, मतलब अगर इनके दरमियानी जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर देंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। इस तरह अगर दरमियानी डिस्टेंस डिक्रीज़ कर देंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि कैपेसिटेंस का डिस्टेंस से भी रिलेशन देख लिया। एक और पॉइंट भी है जिस पे ये डिपेंड करती है, वो है प्लेट थिकनेस। प्लेट थिकनेस पर भी इसकी कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी होती है। एनी हाउ नेक्स्ट हम चल रहे हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कुछ भी नहीं है, सिंपल सी एक इसमें बात है कि जो ही आप मीडियम इसमें प्लेट के दरमियान, कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान मीडियम प्लेस करते हैं तो शुरू में डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इसके कंबाइंड होते हैं, एटम की शेप में होते हैं। लेकिन जो ही इसको मीडियम को इसके अंदर प्लेस करते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स अलग अलग हो जाते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में डाईपोल बन जाते हैं, अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो। ठीक हो गया, और इसी सेपरेशन का नाम ही पोलराइजेशन है। एनी हाउ इस पोलराइजेशन से हमें क्या क्या रिजल्ट मिले? इस पोलराइजेशन से रिज़ल्ट ये मिलते हैं कि जो ही हम इसमें मीडियम इंसर्ट करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में, चूँकि इसमें कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, जैसे ये देखें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र आ रहा है। इसमें जो ही मीडियम प्लेस करते हैं तो मीडियम प्लेस करने पर कौन कौन सी चीज़ें सामने आती हैं? पहली बात ये कि इसके अंदर जो V की वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और उसके बाद C की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। कैसे, ये अभी हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसमें फाइनल रिजल्ट्स हम देख रहे हैं। कौन कौन से फाइनल रिजल्ट? फाइनल रिजल्ट में सबसे पहला रिजल्ट है हमारे पास कि जिस वक्त हमने इसके अंदर इसमें डाइइलेक्ट्रिक मौजूद नहीं है, यानी कि कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान कोई भी हमने डाइइलेक्ट्रिक नहीं रखा हुआ, तो उस वक्त क्या केस होगा? जब हमने कोई भी डाइइलेक्ट्रिक नहीं रखा हुआ उस वक्त क्या होगा? उस वक्त पोटेंशियल ज़्यादा होगा, कैपेसिटेंस कम होगी, चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और उसमें हम ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकेंगे। लेकिन जो ही हम डाइइलेक्ट्रिक उसमें प्लेस करेंगे तो डाइइलेक्ट्रिक प्लेस करने पर पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात, चार्ज की वैल्यू अभी भी कांस्टेंट है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि चार्ज की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, नेट चार्ज की वैल्यू, और इसके दौरान एनर्जी इसके अंदर कम स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि डाइइलेक्ट्रिक डालने पर एनर्जी कैपेसिटर में कम स्टोर होगी, लेकिन उसकी चार्ज को यानी कि चार्जिंग की जो एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा, यानी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद कुछ फाइनल रिलेशंस देख रहे हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर हम कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान मीडियम आके रख देते हैं तो मीडियम रखने पर क्या होगा? मीडियम रखने पर पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, मीन के डाइपोल बनना शुरू हो जाएंगे, और जो ही डाइपोल बनेंगे तो डाइपोल बनने पर आप ये देख रहे हैं कि इनके जो दरमियानी डिस्टेंस है जो यानी जो ही आपने मीडियम इंसर्ट किया, मीडियम इंसर्ट करने पर आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जो डिस्टेंस होगा सेपरेशन होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन नोट करने वाली बात कि सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज़ हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम की वजह से बनेगा जो कि इंटरनल होगा, और जो एक कैपेसिटर की वजह से होगा वो एक्सटर्नल में से इंटरनल को माइनस करेंगे तो नेट डिक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और उस दौरान जो पोटेंशियल होगा वो भी डिक्रीज मिलेगा। एनी हाउ इससे जो कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा मिलेगी। ये हमारे पास फाइनल रिलेशन है जो आपने माइंड में रखनी है कि मीडियम इंसर्ट करने पर कौन कौन सी चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तीन चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं और कैपेसिटेंस इस सूरत में इंक्रीज हो रही है। ये इसका फाइनल रिजल्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं कुछ स्पेशल केसेस आ रहे हैं। ये स्पेशल केसेस क्या हैं? सबसे पहली चीज़ ये कि जब हमारे पास एक कैपेसिटर अवेलेबल है और शुरू में इसके साथ बैटरी हमने लगाई है, देखें आपको नज़र आ रहा है कैपेसिटर के साथ, क्या करते हैं हम बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जो ही हम बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे, बैटरी को हटाकर यहाँ पर हम वोल्ट मीटर लगा रहे हैं, और वोल्ट मीटर लगाने पर हम रिजल्ट देखना चाह रहे हैं क्या होगा, और उससे अगला केस होगा कि बैटरी हमने क्या कर दिया, अब कनेक्ट कर दिया। बैटरी जब कनेक्ट होगी तब चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, V और कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जब बैटरी डिस्कनेक्ट होगी तब इन चारों पैरामीटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको नज़र आ रहा है कि जिस वक्त बैटरी आप लोगों ने डिस्कनेक्ट कर दी है कैपेसिटर से, तो बैटरी की डिस्कनेक्शन के बाद चार्ज कांस्टेंट रहेंगे, जबकि जो ही आपने बैटरी कनेक्ट की तो चार्ज इंक्रीज हो जाएंगे।
सिमिलरली जो ही आप बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि पोलराइजेशन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में से डाईपोल वाला माइनस हो जाएगा और हमारे पास ये क्या मिलेगा, डिक्रीज इलेक्ट्रिक फील्ड। और जबकि जो ही आप बैटरी कनेक्ट करेंगे तो बैटरी कनेक्ट करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि पैरेलल प्लेट है तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उसके बाद अगर हम बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं उस वक्त पोटेंशियल क्या होगा, हमें फार्मूले का पता है, E इज इक्वल टू वी ओवर डी, और प्लेट के दरमियान, कैपेसिटर प्लेट के दरमियान डी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है, इसका मतलब पता लगा कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो गया। और यहाँ से हमने देख लिया कि जब E की वैल्यू डिक्रीज होगी, अंडरस्टूड है V की वैल्यू भी तो डिक्रीज होगी, तो बैटरी डिस्कनेक्ट करने पर E और V डिक्रीज हो जाने हैं। इसके बरक्स जो ही आप बैटरी कनेक्ट करेंगे तो E चूंकि कांस्टेंट था तो V भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर फाइनली कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, हमें पता है कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई है, तो पता लगा कि जो ही आप बैटरी डिस्कनेक्ट करेंगे तो बैटरी डिस्कनेक्ट करने पर चूंकि V की वैल्यू हो गई थी डिक्रीज तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब आपने बैटरी कनेक्ट की थी तो बैटरी कनेक्ट करने पर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो गई। चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, चार्ज इसके डायरेक्टली है, इसका मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। तब आप देख रहे हैं कि चाहे आप बैटरी कैपेसिटर से डिस्कनेक्ट करें चाहे आप कनेक्ट करें, दोनों केसेस के अंदर कैपेसिटेंस ने इंक्रीज होना है। सिर्फ चेंजिंग कहाँ आनी है, चेंजिंग आनी है QEV के अंदर, जो नेट कैपेसिटेंस वो दोनों केसेस में इंक्रीज हो रही है। बहरहाल नेक्स्ट हम देख रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में एनर्जी किस तरह से स्टोर होती है, इसका क्या फिनोमेना है। तो देखें जी, हमेशा कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ना, हमेशा एनर्जी उनकी प्लेटों के दरमियान ही स्टोर होती है, याद रख लें बात। और उसके बाद नेक्स्ट है कि इसमें तीन तरह की एनर्जीज देखेंगे। पहली कि जब हमने सिंपली कैपेसिटर को रखा हुआ है और उसकी इंस्टेंटेनियस एनर्जी निकालना चाह रहे हैं तो उसकी इंस्टेंटेनियस एनर्जी का फार्मूला होगा 1/2 QV। मतलब अगर चार्ज की वैल्यू सेम है तो V की ये एनर्जी डायरेक्टली होगी, या अगर V को सेम रख दें तो U Q के डायरेक्टली हो सकता है। सिमिलरली अगर हम क्या कर लें, कैपेसिटर्स को पैरेलल कम्बिनेशन में लगा लें, और हमें पता है पैरेलल कम्बिनेशन में V की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और अगर V की वैल्यू कांस्टेंट हो, पैरेलल कम्बिनेशन में हो, तब एनर्जी का ये फार्मूला होगा 1/2 CV²। ठीक हो गया। और ये रिजल्ट में बता रहा है कि यहाँ U इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² है, जबकि यहाँ ये रिजल्ट बता रहा है कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। और ये जब Q की वैल्यू कांस्टेंट होगी, Q को कांस्टेंट रख दें तब U V के डायरेक्टली है, और जब C की वैल्यू को कांस्टेंट रख लें तब U V² के डायरेक्टली है। सिमिलरली अगर कैपेसिटर को हम सीरीज कम्बिनेशन में जोड़ दें और सीरीज कम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू सेम रहती है, और जब चार्ज की वैल्यू सेम है तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो एनर्जी का फार्मूला होगा U इज इक्वल टू 1/2 Q² होता है। और ये रिजल्ट हमें बता रहे हैं कि इस दौरान अगर कैपेसिटेंस को सेम रख दिया जाए तो U इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q² होगा। ये यहाँ से ये रिजल्ट मिल रहा है कि चार्ज के स्क्वायर की एनर्जी डायरेक्टली होगी। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में एनर्जी का फार्मूला तो एक ही है 1/2 CV², लेकिन इसको हम यूँ भी आगे प्रूफ करके यूँ भी लिख सकते हैं 1/2 ε0 E², और उसके साथ ये AD किसके बराबर है, AD एक्चुअली वॉल्यूम के बराबर है। ठीक हो गई बात ये। तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट, एक और एनर्जी का एक और फार्मूला यहाँ से ये भी मिल सकता है 1/2 σ² ε0 AD, यानी कि आपने इस एनर्जी स्टोर्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो तीन फार्मूले याद रखना है। पहला फार्मूला U इज इक्वल टू 1/2 CV², और दूसरा फार्मूला 1/2 ε0 E² AD, और तीसरा फार्मूला 1/2 सरफेस चार्ज डेंसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ε0 AD। ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें पता है चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। क्लियर हो गई बात ये। उसके बाद नेक्स्ट हम चल रहे हैं, नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी जब भी टर्म आ जाए तो किसी भी चीज़ के नीचे वॉल्यूम लगा दें, उसकी डेंसिटी बन जाएगी। जैसे मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस डेंसिटी बन गई। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करें तो एनर्जी डेंसिटी बनेगी। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से क्या मुराद होगा, ये हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है और ये हमारे पास वॉल्यूम अवेलेबल है। तो इसको जब नीचे लेकर आएंगे तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी के बराबर है, जिसको म्यू से जाहिर करते हैं, और ये होता है 1/2 ε0 E²।
क्लियर हो गई बात ये। और सिमिलरली 1/2 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट होती है। और यहाँ से नेट रिजल्ट जो है वो देख रहे हैं। नेट रिजल्ट ये है कि एनर्जी डेंसिटी जो है वो 2 फैक्टर के डायरेक्टली है, ई स्क्वायर के भी और सरफेस चार्ज डेंसिटी के भी। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी डबल कर दी जाए तो एनर्जी डेंसिटी 4 टाइम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डबल कर दी जाए तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी 4 टाइम हो जाएगी। इस तरह से भी आपसे एमसीक्यू पूछी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ग्रुप कम्बिनेशंस और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कि कैपेसिटर्स के ग्रुपिंग या कम्बिनेशंस क्या क्या हो सकती हैं। इसमें 2 कम्बिनेशन है, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन में इस तरह की कम्बिनेशन है, सीरीज में जुड़े हुए हैं, और पैरेलल कम्बिनेशन में इस तरह। एक फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि इसमें हर कैपेसिटर के लेफ्ट वाली प्लेट बैटरी के एक टर्मिनल से और उसकी राइट वाली प्लेट बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड है। जबकि इस केस में क्या है, इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें तमाम की तमाम अलग अलग टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो इसका दूसरा जो प्लेट है ये इस दूसरे कैपेसिटर की प्लेट के साथ कनेक्टेड है। अब इसके अंदर क्या फाइनल रिजल्ट मिले, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस क्या होती हैं। इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/2C2 प्लस 1/C3 nth के लिए इस तरह होगा। और अगर इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखें तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 है। यहाँ से फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहे हैं? फाइनल रिजल्ट यहाँ से ये मिलेगा, इस केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हमेशा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम होगी सीरीज कम्बिनेशन में, जबकि पैरेलल कम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हमेशा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज़्यादा मिलेगी। ये बात भी आपने माइंड में रखनी है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि सीरीज कम्बिनेशन के अंदर चार्ज की वैल्यू सेम रहती है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस मुख्तलिफ होते हैं, और तमाम कैपेसिटर्स के क्रॉस जो पोटेंशियल है V1, V2 और V3, इन तीनों का मजमुआ बैटरी के पोटेंशियल के बराबर है। सपोज ये 24 वोल्ट है तो V1, V2, V3 इन तीनों को ऐड करेंगे तो 24 वोल्ट आना चाहिए। सिमिलरली अगर पैरेलल कम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर चार्ज की वैल्यू जो होगी मुख्तलिफ होगी, पोटेंशियल सेम रहेगा। यानी अगर बैटरी का पोटेंशियल है 12 वोल्ट तो तमाम कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट रहेगा। लेकिन इन कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज की वैल्यू है, फ़र्ज़ करें यहाँ से ये चार्ज जा रहे हैं और ये चार्ज फ़र्ज़ करें कि 10 कॉलम का चार्ज है, ये 10 कॉलम का चार्ज है, तो इसके अक्रॉस चार्ज और इस कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज और इस कैपेसिटर के क्रॉस जो चार्ज आ रहे हैं Q1, Q2 और Q3, इन तीनों को जमा करेंगे, इन तीनों की जमा 10 कॉलम के बराबर आएगी। ये बात भी माइंड में रखनी है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है कि सीरीज कम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होती है। सीरीज कम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस के इन्वर्सली होता है, इस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी कैपेसिटेंस के इन्वर्सली होती है। जबकि पैरेलल कम्बिनेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस के डायरेक्टली है और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी कैपेसिटेंस के डायरेक्टली है। मीन के इस पैरेलल कम्बिनेशन में डायरेक्ट रिलेशन है इनके साथ इनका, और सीरीज कम्बिनेशन में इनका इन्वर्स रिलेशन है। सिमिलरली नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 कैपेसिटर ऐसे हों, सीरीज़ में भी और पैरेलल में भी। सीरीज़ में अगर 2 कैपेसिटर जोड़े जाएं जिनकी कैपेसिटेंसेस मुख्तलिफ हैं, C1 सपोज 10 कॉलम है, C2 9 कॉलम है, तब जो फार्मूला लगाएंगे वो होगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। यानी मैं कह सकता हूँ कि प्रोडक्ट ओवर सम इसको लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस टू द सम ऑफ कैपेसिटेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस व्हेन 2 कैपेसिटर्स आर अनइक्वल। और उसके बाद अगर फ़र्ज़ कर लें कि पैरेलल कम्बिनेशन में अनइक्वल हो तो सिंपली उनको ऐड कर देंगे, C1 प्लस C2 कर देंगे। ठीक हो गई बात ये। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर अब कैपेसिटर्स सेम नहीं है बल्कि कैपेसिटर्स अनइक्वल नहीं है बल्कि सेम है, तो एन आइडेंटिकल कैपेसिटर यानी कि सारे के सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस सेम है, सपोज सब की 10 कॉलम 10 कॉलम 10 कॉलम है, तब सीरीज कम्बिनेशन में क्या होगी, उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को निकालेंगे C/n के ज़रिए। यानी कि जो एक इन सब को की कैपेसिटेंस चूँकि सेम एक जैसी है तो 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रजिस्टर जितने लगे, नंबर ऑफ कैपेसिटर जितने लगे गए होंगे वो लगाए
आएंगे उस पर डिवाइड कर देंगे तो हमें सी इक्विवेलेंट मिलेगा। और मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो सी इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू सी इंडिविजुअल से कम होती है। इट्स मीन हम इसको कह सकते हैं कि ये सी मिनिमम होती है। यानी आपसे यूँ घुमा कर MCQ भी पूछ सकते हैं कि सी मिनिमम निकाल के दें। सी मिनिमम मतलब सी इक्विवेलेंट फॉर सीरीज कम्बिनेशन निकाल के दें। सिमिलरली अगर सी इक्विवेलेंट की बात करें पैरेलल कम्बिनेशन में तो उसका रिजल्ट में हमें NC करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ कैपेसिटर्स मल्टीप्लाई एक कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करना होगा। जबकि यहाँ क्या था, कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को N पर डिवाइड करना है। ठीक हो गया। और चूंकि यहाँ से मैंने बता दिया आपको कि जो सी इक्विवेलेंट है ये हमेशा सी इंडिविजुअल से ज़्यादा मिलती है, तो इसका मतलब हम इसको सी मैक्सिमम भी कह सकते हैं। तो यहाँ से पता लग गया कि अगर आपको वो सी मैक्सिमम मालूम करने का कहे तब आपने सी इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल निकालनी है, जब सी मिनिमम मालूम करने का कहे आपने सी इक्विवेलेंट फॉर सीरीज निकालनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हर कैपेसिटर, अगर फर्ज करें n आइडेंटिकल एक जैसे कैपेसिटर हैं और हर कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हमने पोटेंशियल निकालना है तब जो नेट पोटेंशियल होगा बैटरी का उसको नंबर ऑफ कैपेसिटर्स पर डिवाइड कर देंगे तो हमें हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल मिल जाएगा। सिमिलरली अगर यूँ कहा जाए आपको कि इसके अंदर अगर आपको ये इसके अंदर कहा जाए कि हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज निकाल के दें अगर वो पैरेलल कम्बिनेशन में है तो Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज उसमें से गुजरेगा उसको नंबर ऑफ कैपेसिटर्स पर डिवाइड कर देंगे, आपको हर कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज मिल जाएगा। इस तरह की डिफरेंट MCQs पूछी जाती हैं जिसको आपने इस तरह से प्रैक्टिस में लाना है। उसके बाद इनके ग्राफ देख रहे हैं। सीरीज कम्बिनेशन में Q और V के दरमियान जो ग्राफ बनता है ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन गौर करें ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे है। क्यों? क्योंकि हमें पता है Q ओवर V का जो स्लोप है वो C के बराबर है और हमें पता है जो C है वो सीरीज कम्बिनेशन में C मिनिमम के बराबर है। इसका मतलब कि कैपेसिटेंस का जो ग्राफ मिलेगा वो थोड़ा नीचे होगा। जब इसके बरक्स हमें पता है कि Q ओवर V किसके बराबर है, C के, और यहाँ जो हमें रिजल्ट मिलता है वो मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिलती होती है। इट्स मीन इसका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर होगा और होगा स्ट्रेट। तो ये इनके ग्राफ के दरमियान डिफरेंस है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। लास्ट टॉपिक है हमारा कि कैपेसिटर इनकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे होती है। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग हमेशा कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करके अगर चार्ज करवाना है तब भी रजिस्टर लगाना है, अगर डिस्चार्जिंग करानी है तब भी रजिस्टर लगाना है, यानी कि इस रजिस्टर के अक्रॉस चार्जिंग होती है। ठीक हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट है, अगर फर्ज करें हमने जो रजिस्टर लगाया हुआ है ये ज़्यादा रजिस्टेंस है इसकी, यानी कि रजिस्टर हमने बड़ा लगा दिया, उस वक्त चार्जिंग जो होगी वो स्लो हो गई, यानी चार्जिंग के होने की रफ्तार स्लो डाउन हो जाएगी। सिमिलरली अगर फर्ज करें हमने यहाँ पर रजिस्टर ऐसा लगा दिया जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी है, उस वक्त चार्जिंग फास्ट होगी, यानी उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, चार्जिंग तेज़ी के साथ होगी। ठीक है। और सिमिलरली एक और पॉइंट कि इसमें जो टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट से क्या मुराद है, वो टाइम जिस वक्त ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली चार्ज होने में टाइम लेता है और वो तकरीबन टाइम होता है 63%, यानी 0.63 ओरिजिनल अमाउंट के लगभग जो चार्ज होते हैं वो पहले टाइम कांस्टेंट में इसमें स्टोर होते हैं। तो ये वो टाइम कांस्टेंट है और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, टाइम कांस्टेंट डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ R एंड C। और अगर R और C के यूनिट को मल्टीप्लाई करें तो इससे जो जवाब मिलता है वो सेकंड मिलता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ RC, तो आप क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ RC इज इक्वल टू S के बराबर है, यानी T के बराबर होती हैं, या इसका यूनिट भी टाइम के बराबर है चूँकि T इज इक्वल टू RC होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ टाइम ये R और C के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जो कैपेसिटर है वो वन टाइम कांस्टेंट के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन को रीच करने के लिए 63% वन टाइम कांस्टेंट में ये पहुँचता है। ठीक हो गया। उसके बाद चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम ये देखते हैं कि अगर हम चार्ज ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर ग्राफ नजर आ रहा है और इस ग्राफ की अगर चार्जिंग की इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन हमारे पास होती है Q इज इक्वल टू Q नॉट इनटू 1 प्लस e रेज़्ड पावर टाउ ओवर RC। यहाँ Q से मुराद क्या है, Q से मुराद ये है कि चार्जिंग इंस्टेंटेनियस चार्जिंग, यानी कि जो चार्ज जितनी चार्जिंग हुई है या जितनी डिस्चार्जिंग हुई है, ये Q का मतलब ये है। और Q नॉट से मुराद ये है कि मैक्सिमम चार्ज स्टोर ऑन इट, यानी कि उसकी जो पीक वैल्यू है चार्ज की वो Q नॉट से मुराद है। और यहाँ टाउ से मुराद वो टाइम कांस्टेंट है जिस दौरान हम ये चेक करना चाह रहे हैं
कि कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ है, मतलब कि 1 टाइम कांस्टेंट के बाद कितना चार्ज हुआ है, 2 टाइम कांस्टेंट के बाद, 3 टाइम कांस्टेंट के बाद, और ये आर सी से मुराद जो हमने कैपेसिटर में आर और सी लगाया होगा उनकी वैल्यूज होंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली? सपोज ये मैंने दो मुख्तलिफ कैपेसिटर के ग्राफ लिए हुए हैं। सपोज ये कैपेसिटर 1 का ग्राफ है और ये कैपेसिटर 2 का ग्राफ है। कैपेसिटर 1 का ग्राफ हमें नजर आ रहा है कि क्यू टी की कर्व जो है हमारे पास, क्यू टी की कर्व से मुराद क्या है? क्यू ओवर टी। इसका अगर मैं स्लोप लूं तो स्लोप इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, यानी कि रेशियो ऑफ y एक्सिस टू x एक्सिस क्यू ओवर टी i के बराबर है। मसलन मतलब कि ये ग्राफ क्यू टी कर्व हमें स्लोप की शक्ल में ये देता है करंट। इट्स मीन ये जो यानी ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमें बता रहा है कि मिनिमम टाइम में ये कैपेसिटर ऐसा है जो कम टाइम के अंदर जल्दी से चार्जिंग कर जाता है, यानी कि ग्राफ 1। इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो आर सी की वैल्यू है वो समान है, यानी इसमें ऐसे यानी कि कॉम्बिनेशन है ऐसे सर्किट में जहां आर और सी की वैल्यू छोटी है, और जब आर और सी की वैल्यू कम होगी आपको पता है कि वहां पर टाइम कांस्टेंट कम होता है। इसका मतलब ये इसमें चार्जिंग जल्दी होगी। इसके बरक्स अगर दूसरा ग्राफ देखें, दूसरा ग्राफ है किसी दूसरे सर्किट का जिसमें आर और सी की वैल्यू को बड़ा रखा गया, और आपको पता है जब आर सी की वैल्यू बड़ी हो तब टाइम कांस्टेंट ज्यादा लगता है, यानी वो अपनी यानी कि 63% चार्जेस मुकम्मल करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन तक पहुंचने में वो टाइम ज्यादा लेगा। देखें यहाँ पर ये आर सी की वैल्यू ज्यादा है, ये नजर आ रहा है आपको आर सी, ये दूसरे ग्राफ के लिए, और यहाँ आर सी की वैल्यू छोटी है, ये पहले ग्राफ के लिए। इट्स मीन आर सी की वैल्यू बड़े होने का मतलब ये ज्यादा टाइम लेगा और ये कम टाइम लेगा। उसके बाद एक कुछ पॉइंट है कि जब कैपेसिटर मुकम्मल चार्ज होता है, मुकम्मल चार्ज होने के बाद क्या कुछ होता है, जिस वक्त कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है उस वक्त उसमें जो इंस्टेंटेनियस चार्ज की वैल्यू है वो क्यू नॉट के बराबर हो जाती है। ये वाला जो सारा फैक्टर है ये खत्म हो जाता है, ये आपको ये नजर आ रहा है, ये फैक्टर सारा खत्म हो जाता है, ये जिसको मैं यूं सर्कल में ले रहा हूँ, जब फुली चार्ज हो जाए। उसके बाद जब चार्ज फुल हो जाता है तो उसका जो पोटेंशियल है तो उसमें कैपेसिटर में वो मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि जब कैपेसिटर फुल चार्ज होता है उस वक्त कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान का पोटेंशियल और बैटरी का पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं। इट्स मीन उसके बाद फर्दर चार्जिंग नहीं होती। उसके बाद फिर जिस वक्त इसमें चार्जिंग फुल हो जाती है उस वक्त करंट उसमें से मिनिमम पास कर रहा होता है, जबकि यहाँ इन दो सर्किट में देखें जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा उसमें से करंट पहले तेजी से गुजरना शुरू होगा, फिर उसके बाद करंट ऐसा ऐसा चार्जिंग के लिए जाएगा। सिमिलरली इस ग्राफ में देखें तो पहले चार्ज फ्लो करते हैं, दूसरे लफ्ज में करंट पहले तेजी से गुजरना शुरू होता है। इट्स मीन हम कह सकते हैं कि जिस वक्त किसी बैटरी को चार्ज किया जाता है या कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर की चार्जिंग के दौरान शुरू में करंट उसमें से तेजी से गुजर रहा होता है, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा करंट गुजरना शुरू होता है। सिमिलरली यहाँ से एक और कुछ और टाइप की एमसीक्यूज पूछी जाती हैं, वो ये होती हैं कि चार्जिंग टाइम और इसमें परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू पूछी जाती हैं। अगर मैं बात करूं तो जब 1 टाइम कांस्टेंट है, 1 टाइम कांस्टेंट का मतलब 63% ऑफ द चार्जिंग यानी 63.2% चार्जिंग होती है जिस वक्त 1 टाइम कांस्टेंट होता है, यानी मैं टाउ की वैल्यू 1 t ले लूं। उसके बाद अगर मैं 2 टाइम कांस्टेंट पर देखूं तो 2 टाइम कांस्टेंट पर अप्रोक्सीमेटली आपको नजर आ रहा है 86% के लगभग चार्जिंग होती है। सिमिलरली अगर मैं 3 टाइम कांस्टेंट देख लूं तो वहां पर अप्रोक्सीमेटली 95% के लगभग चार्जिंग हो रही है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 4 टाइम कांस्टेंट पर तो 4 टाइम कांस्टेंट पर देखें तो 98 पॉइंट के लगभग चार्जिंग हो रही है, और सिमिलरली अप्रोक्सीमेटली ये 5 टाइम कांस्टेंट पर 99% के लगभग चार्जिंग हुई, और ये है मतलब आइडियल केस। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग बात करूं तो हम प्रैक्टिकली एमसीक्यू के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए तो एमसीक्यू के तौर पर हम प्रैक्टिकली ये कहते हैं कि 5 टाइम कांस्टेंट पर कैपेसिटर मुकम्मल चार्ज हो जाता है। अगर ये एमसीक्यू में आ जाए प्रैक्टिकली स्पीकिंग एट 5 टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर विल फुली चार्ज। उसके बाद देख रहे हैं डिस्चार्जिंग क्या होती है। डिस्चार्जिंग की बात करें तो ये हमारे पास एक डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है, सेम उसी तरह ये इंस्टेंटेनियस चार्ज और ये क्यू नॉट से मुराद कितनी मैक्सिमम चार्जिंग हो सकती है, और टी से मुराद टाइम कांस्टेंट है, और आर सी से मुराद प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी दैट आर प्लेस्ड इन अ कैपेसिटर सर्किट। तो अब उसके बाद इसका अगर ग्राफ की बात की जाए क्यू और टी के दरमियान ये हमें ग्राफ नजर आ रहा है। क्यू टी ग्राफ का मतलब क्या है कि अगेन उसी तरह अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं तो अगेन इसका स्लोप वही इंफॉर्मेशन देगा क्यू ओवर टी, यानी वो रेशियो ऑफ एक्सिस टू एक्स एक्सिस जो कि करंट के बराबर है। इट्स मीन क्यू टी कर्व का जो ग्राफ है स्लोप अगर उसकी लें तो वो करंट के बराबर दे रहा है,
और यहाँ से पता लग रहा है कि शुरू में डिस्चार्जिंग तेजी के साथ होती है। और अगर मैं यहाँ पर अगेन उन्हीं दो सर्किट की बात करूं और पहले दो सर्किट्स की, तो ये वाला सर्किट ऐसा है जिसमें आरसी की वैल्यू स्मॉल है। आरसी की वैल्यू स्मॉल होने का मतलब ये है कि इसके अंदर आरसी स्मॉल होने से मुराद आरसी स्मॉल का मतलब यहाँ पर टाइम कम लग रहा है, यानी कि ये कम टाइम में डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है जी, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग कर्व में। और एक ऐसा सर्किट, दूसरा एक ऐसा सर्किट है जिसमें आरसी की वैल्यू लार्ज है। आरसी की वैल्यू लार्ज होने का मतलब ये देखें अभी भी ये कंटिन्यू होता हुआ जा रहा है और ये पता नहीं कहाँ जाकर रुके, मे बी यहाँ पर जाकर रुके या इससे आगे, तो इस जगह जाके इसका यानी आरसी बनेगा। और अगर मैं इस आरसी की बात करूँ तो तकरीबन ये आरसी आपको बड़ा आरसी नजर आ रहा है। और जब आरसी की वैल्यू दूसरे सर्किट के लिए ग्रेटर है तो अंडरस्टूड है वहाँ टाइम की वैल्यू भी ग्रेटर होगी। और जब टाइम की वैल्यू ग्रेटर तो हम ये कहेंगे कि ऐसा सर्किट जिसकी आरसी की वैल्यू लार्ज है, इसका मतलब ये है कि वहाँ टाइम ज्यादा लगेगा, यानी डिस्चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर ऐसा सर्किट है जिसकी आरसी की वैल्यू कम है, वहाँ टाइम कम लगेगा। फाइनली अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाता है, तो अगेन फुली डिस्चार्ज कंडीशन में चार्ज उसके अंदर मिनिमम गुजर रहे होते हैं, इट्स मीन वहाँ पोटेंशियल भी मिनिमम होता है कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान, जबकि वहाँ पर करंट मैक्सिमम होता है। याद रख लें, जिस वक्त तो फुली डिस्चार्ज हो जाता है उसके बाद अब मैक्सिमम चांस है कि उसमें से करंट गुजारे जा सके और दोबारा करंट गुजर कर क्या हो जाए, उसमें से दोबारा चार्जिंग स्टोर कर सके। फिर अगेन उसी तरह इनकी परसेंटेज डिस्चार्जिंग की बात करें वो भी सेम इसी तरह होगी। तो ये तकरीबन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर कंप्लीट क्विक रिवीजन कर लिया। और उसके बाद अब जो हमारा अगला चैप्टर, अगला टॉपिक यानी कि लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में हम इसी चैप्टर को इन डिटेल चार वाले टॉपिक से स्टार्ट लेंगे और एंड तक चलते चले जाएंगे। अगर इसमें इस अब तक के टॉपिक में आपको कोई भी इशू है तो आप आंसर में क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।